Hello. Starting with a new act today, the Sale of Goods Act, सोगा. ठीक है. तो अब सोगा क्या है, कैसा है, ये सारा डिस्कशन हम ये वीडियो में करेंगे. उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, ये सारा मैंने ये स्लाइड में बना के दिया है. थोड़े बहुत जैसे हम रिव्यूज़ लेते हैं, आई ऑल्सो केम टू नो कि सम स्टूडेंट स्पेशली एट द फाउंडेशन लेवल फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि मैम आप वीडियो जो बना रहे हो वो समझ में तो आ रहा है, पर मैम फिर नोट्स के साथ मैच कैसे करें. इसके लिए आई हैव ट्राइड कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं ज़्यादा तुम्हें भर भर के स्लाइड में ही एक्सप्लेनेशन दे दूँ. तो एग्जाम्पल्स मैंने थोड़े बहुत कम लिए हैं, बट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा एड ऑन किया है. तो लेट्स सी वेदर दिस बिकम्स मोर हेल्पफुल टू यू वाइल स्टडिंग योर सिलेबस. ठीक है, चलो. सो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखते हैं क्या है. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ओके, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, बहुत ज़माने भर पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम का कंसेप्ट किया था. ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था. फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म हुआ, फिर वीडियोस ख़त्म हुए, फिर हमने सब देख लिया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नाउ यू पीपल नो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. बायर सेलर होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसके बाद ही बात बनती है. अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ. एम आई करेक्ट? इतना तो हमारे ब्रेन में डेफिनेटली गया है. तो मैम फिर सोगा क्या है? सी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स की ही बात कर रहे हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है. गुड्स से रिलेटेड होने के वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तो अब नेचुरली सवाल आता है, मैम ये गुड्स नाम का कंसेप्ट है क्या? तो वी स्टार्ट विद आवर स्लाइड्स. ओके, चलो. ये फोटो में तुम्हें दिख रहा है गुड्स है, प्रोडक्ट्स है. फिर ये बाइक भी दिखाई है मैंने. चलो, बाइक भी क्या है? गुड्स है. वाई आर वी कॉलिंग देम गुड्स? मैम घर ये गुड्स होता है क्या? मैम पेड़ ये गुड्स होते हैं क्या? मैम एसी ये गुड्स होता है क्या? सो देर आर न्यूमरस क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम द वर्ड गुड्स है क्या. तो अब इंग्लिश में पहले देख लेते हैं. गुड्स, every kind of movable property other than actionable claims and money, includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming a part of the land, which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. अब ये क्या है? इंग्लिश में ये समझ तो गया, पर उसका मीनिंग तो समझा ही नहीं है मैं. चलो, अब वो क्या है देखते हैं. सो व्हाट आर गुड्स? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. चलो, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, अब ये ढूंढना पड़ेगा. ओके, मूवेबल क्या होता है? जो हिलता डुलता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से पहली जगह. करेक्ट. ओके, अब क्या हिल डुल रहा है? ये जो बाइक है, मान के चलो, आज अगर मेरी एक बाइक है, कौन सी है ये? यहाँ पे रॉयल एनफील्ड दिख रही है. मेरी रॉयल एनफील्ड है. पैर पहुंचेगा नहीं वो अलग बात है, पर है. ठीक है, तो मेरी रॉयल एनफील्ड है, और मान के चलो मैं अपने एक स्टूडेंट को बेच रही हूँ जिसका नाम है अमन. ओके, तो अमन ने वो बाइक खरीद ली. मुझे बात बताओ, मेरे से जब वो बाइक अमन को जाएगी, विल इट टर्न इनटू अ बस? विल इट गेट कन्वर्टेड इनटू एन एसी? नो. जस्ट बिकॉज उसका पोजेशन मेरे से सामने वाले को गया, उसकी जगह हिल डुल गई, दैट डजंट मीन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हिल डुल गए. हाँ के ना? बाइक बाइक ही रही. जब खरीदी तब भी बाइक थी, जब बेची तब भी बाइक थी, प्लस एक जगह से दूसरी जगह हमने उसको शिफ्ट भी करा दिया, फिर भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदले. तो अब वो बाइक क्या कहलाएगी? मूवेबल कहलाएगी. मूवेबल क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव होती है और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती नहीं है. सो दोज आर द आइटम्स विच वी विल कॉल गुड्स. अदरवाइज एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं ना बच्चों, तो फिर वो गुड्स नहीं कहलाते. इट इज़ कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी में फिर अपना ये घर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो मेरा ये घर है, मुझे यहाँ से वो घर कट करके विरार शिफ्ट करना है, यही घर चाहिए मुझको. इज़ इट पॉसिबल? डोंट यू थिंक ये बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा, फिर विरार में नई बिल्डिंग बनेगी, वहाँ पे मैं घर खरीदूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विल इट बी द सेम हाउस?
No, it will not be the same house. It will be immovable property. If we move this house from this area to anywhere else, it will lose its characteristics. सही बात है. पेड़ फॉर एग्जाम्पल, पेड़ कैसा होता है, जो एक जगह पे खड़ा होता है, अगर उसको काट दो तो क्या दूसरी जगह पे वैसे के वैसे बना पाओगे उसको? उसके रूट्स अंदर घुसेंगे? नहीं घुसेंगे. पेड़ को काटने के बाद अब पेड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं. अब पेड़ क्या हो जाता है मालूम है? पेड़ वुड के तौर पे बेचा जाता है, पेड़ पत्तों के लिए बेचा जाता है, पेड़ के फल अलग बेचे जाते हैं, पेड़ के फूल अलग बेचे जाते हैं. सो नाउ दे वी डोंट सेल इट एज अ ट्री, you sell it as fruits, flowers, etc, etc. So what is a tree? It is an immovable property. When you move it, it changes its कैरेक्टरिस्टिक्स. पर यही एक प्रोडक्ट है, एसी है मान के चलो, तुम्हारे दीवार पे लगाया हुआ है, चलो लगा दिया है. अब अगर उसको एक रूम से दूसरे जगह दूसरे रूम पे शिफ्ट करना है या दूसरे रूम से किसी और के घर पे शिफ्ट करना है तो भी वो एसी है ना बच्चों. तो अगर वो मूव होने पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता नहीं है तो वो क्या है? गुड्स है. परफेक्ट. सो दैट इज द ग्राउंड रूल. मूवेबल गुड्स कब होता है या मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है बिना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के. चलो, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया. मैम ये एक्शनेबल क्लेम और मनी क्या है? बताऊंगी, पेशेंस. ओके, इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स. मैम कौन सा स्टॉक एंड शेयर्स? कौन सा स्टॉक मैम? दारू का स्टॉक. आजकल लोग बहुत तरस गए हैं लॉकडाउन में फॉर द अल्कोहल. अपना गवर्नमेंट भी बोल रहा है चलो एक काम करते, दारू की दुकान खोल ही देते हैं. क्या है वो वाला स्टॉक की बात चल रही है? मेरे पास बहुत स्टॉक है. नहीं, स्टॉक एंड शेयर्स का मतलब है कंपनीज में जो शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं उन्हें भी गुड्स कहा जाता है बच्चों. क्योंकि आज अगर रिलायंस के 4 शेयर्स मेरे पास है, वो अगर मैं बेच दूँ तुमको तो तुमको भी वो शेयर्स ही मिल रहे हैं ना. वो शेयर का टाइगर नहीं बन रहा है. बहुत लेम जोक था पर था. तो because it remains shares from me to you again, it has moved but it has not changed its characteristics. तो shares क्या बन गया? गुड्स बन गया. तुमको पता है 10 शेयर्स इकट्ठा, 20 शेयर्स इकट्ठा, लॉट को हम स्टॉक कहते हैं. तो होते शेयर्स ही है पर जब उनको खरीदोगे स्टॉक में खरीदा जाता है, इसके लिए उसको स्टॉक कहा जाता है. फेयर इनफ. सो शेयर्स या शेयर्स का एक बंडल विच इज स्टॉक, ये दोनों को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे. करेक्ट. ओके. फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए ग्रोइंग क्रॉप्स. ओके, आलू, प्याज, गेहूँ, चावल, सब्जियां, दे ग्रो फ्रॉम मदर अर्थ. यस. अब जब हम उनको अर्थ से कट करते, सीवर करते, टू सीवर इज टू कट. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस में भी मैंने बताया है तुम्हें क्या होता है टू कट. अगर कट करने के बाद आलू का टमाटर या टमाटर का आलू हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स बदले मान के चलेंगे. पर ज़मीन से जब आलू निकाला जाता है वो आलू ही होता है. ज़मीन से जब टमाटो ऊपर जो प्लांट है उसमें से काटे जाते हैं तो टमाटोज होते हैं. तो वो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह उनको हिला डुला दो तो भी वो टमाटर ही रहेगा, आलू ही रहेगा, गेहूँ ही रहेगा. तो वो सब क्या बन गए? गुड्स बन गए. सो ग्रोइंग क्रॉप्स आर ऑल्सो गुड्स. ग्रास, इज इट गुड्स? यस. मैम घास कौन खरीदता है? मैम खरीदते हैं ना बाबा, एनिमल फॉडर के लिए. अपने आम की पेटियों में जो सूखा घास होता है वो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ उठा के नहीं लेते, खरीदा बेचा जाता है घास. अच्छा, तुमको पता रहेगा गणपति फेस्टिवल में हम दुर्वा खरीदते हैं. दुर्वा इज द 3 पॉइंट वाला ग्रास. तो ये दुर्वा भी खरीदी बेची जाती है. वो क्या है? ग्रास है. अगर कल मैं किसी शॉपकीपर से वो दुर्वा खरीद के लाऊं मेरे घर पे, उसका क्या पूर्वा हो जाएगा? दुर्वा ही रहेगा ना वो. सो दैट दुर्वा दैट विच वी ऑफर टू श्री गणेशा इज गुड्स. वी आर बाइंग इट एंड इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. तो ग्रास भी मूवेबल है और ग्रास भी गुड्स कहा जाता है. अच्छा, एज सच कोई भी चीज़ जो लैंड से अटैच्ड है, अर्थ से अटैच्ड है, जो अगर मैं काट दूँ बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदले ना तो हम उसको गुड्स कहेंगे. क्लियर? तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया ये गुड्स के एग्जाम्पल को. तो एक लास्ट टाइम डेफिनेशन लेते हैं. गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and anything attached to our or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. पर उसमें ऐड क्या करना है तुमको कि सीवर तो होगा but it does not change its characteristics. It can be sold as such. ऐसा कहते हैं. sold as such का मतलब है ऐसा का ऐसा बेचे जा सकता है, उसमें कोई भी बदल नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है. ये ठीक है. चलो अब आते हैं मैम एक्शनेबल क्लेम और मनी क्या है.
उन्होंने कहा है कि हर प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, तो मतलब एक्शनेबल क्लेम और पैसा ये गुड्स नहीं है इधर, ये तो कंफर्म हो गया। अब वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं है। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम क्या है मैम? मान के चलो मैंने मिस रुचिता को कर्जा दिया, ओके। अब वो जो मैंने कर्जा उसको दिया है, कभी तो वो रीपे करेगी, चलो मान के चलो 2 साल बाद वो मुझे रीपे कर रही है। अब मैंने उसको क्या बोला, एक काम करिए अभी मुझको मत दे, मैं ना इसके अंदर का जो बेनिफिट है ना वो गोविंद को असाइन कर चुकी हूँ, तो एक काम कर गोविंद को दे दे। तो टेक्निकली मेरा जो कर्जा है उसका जो बेनिफिट आने वाला था रीपेमेंट, वो किसको जाएगा? गोविंद को चला जाएगा। मे बी मैंने गोविंद से पैसे लिए तो अब मैं चुकते कर रही हूँ। मुझे बात बताओ, यहाँ पे इट इज अ क्लेम विच व्हेन आई आस्क फॉर इट इज गेटिंग पेड बैक टू मी। इसको एक्शन लेने के बाद आने वाला क्लेम कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम, जिसको डेट कहेंगे अपन सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी कर्जा, मैं एक्चुअली कर्जा असाइन करती हूँ, कर्जे के अंदर का जो बेनिफिट है, मुझे जो रीपेमेंट आने वाला है, मैं किसी और के नाम पे कर सकती हूँ, पर उसको बेचना खरीदना नहीं कहते ना बच्चों। इसके लिए एक्शनेबल क्लेम इज अ डेट, इज अ लोन विच व्हेन यू टेक एन एक्शन गेट्स रीपेड बैक टू यू, बट दैट कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा इट कैन बी असाइंड, इसके लिए उसको गुड्स नहीं कहते। सेकेंड, मनी। मुझे बात बताओ, अगर पैसे को ही गुड्स कहोगे तो फिर पैसे को खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, फिर अब गुड्स को कैसे खरीदेंगे अगर पैसे को खरीदने के लिए पैसे लग रहे हैं? डोंट यू थिंक टू मच कंफ्यूजन हो गया? सो मनी इज नॉट गुड्स बिकॉज मनी इज द जरिया बाय विच वी बाय एंड सेल गुड्स। मनी इज द सोर्स बाय विच गिव एंड टेक का कैलकुलेशन हो रहा है। तो मनी एज सच 5 रुपए की नोट, सॉरी 50 रुपए की नोट मेरे हाथ में हो या तुम्हारे हाथ में हो, वो 50 ही रहती है, आई अग्री, मूवेबल है, पर वो गुड्स नहीं है बिकॉज इट इज द सोर्स, इट इज द वे बाय विच वी बाय एंड सेल गुड्स। इसके लिए एक्शनेबल क्लेम और पैसा, ये दो चीजें गुड्स में इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़े, चलो सेकेंड, टाइप्स ऑफ गुड्स। चलो अब ये क्या है? हम जब गुड्स की बात करते हैं ऑफकोर्स उसके कोई ना कोई तो टाइप्स बाइफर्केटेड रहेंगे। सबसे पहला टाइप देखते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। ओके, आज मेरा एक शॉप है मान के चलो, और उसमें मैं साड़ियाँ बेच रही हूँ। मुझे बात बताओ, ये साड़ियाँ डिस्प्ले पे है, पैक करके रखी हुई है, तुम अगर एज ए कस्टमर मेरे दुकान में आते हो, मुझे बोलते हो शिफॉन की साड़ियाँ दिखाओ, चलो मैं फटाक से निकाल के दिखा पा रही हूँ, मतलब इमीडिएट बेसिस पे वो गुड्स मेरे हाथ में एग्जिस्ट करते हैं और उनको मैं इमीडिएटली तुम्हें बेच पाऊंगी। सो दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर देयर इन दी हैंड्स ऑफ द सेलर राइट नाउ, दे एग्जिस्ट, ठीक है, हवा नहीं है, वो मेरे पास है, ठीक है, एग्जिस्टिंग। सेकेंड टाइप का गुड्स क्या है? फ्यूचर गुड्स। अच्छा, अब ये फ्यूचर गुड्स क्या है समझो। मान के चलो फरवरी का महीना है, आम जो है ना अभी तक पेड़ पे है, अभी तक पूरे पके नहीं है, एक मार्च अप्रैल में वो लोग निकालते हैं और बाद में मई के महीने में उसको गर्म करके बेचना शुरू करते हैं, दे राइपन इट, गर्मी के लिए वो घास रख के उनको राइप किया जाता है। तो फरवरी के महीने में मेरे साथ कृपा ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। कृपा को आम बहुत पसंद है, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, आई डोंट नो वेदर कृपा लाइक्स इट और नॉट, पर चलो, तो कृपा को आम पसंद है, तो कृपा ने मुझे बोला, मैम आपका गाँव रत्नागिरी है ना पापा के साइड का, तो आपके यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया आम रहेंगे। मैंने बोला हाँ यार, एक नंबर आम है मेरे पास, चलो मैं एक काम करती हूँ, जो भी गाँव से मंगवाने वाली हूँ मैं आम, वो लेके आती हूँ और बाद में मैं तुझे दे दूँगी। तो राइट नाउ इन द मंथ ऑफ फरवरी मैं और वो जो बात कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि गुड्स मेरे हाथ में है ही नहीं, वो अभी तक पेड़ पे है। पेड़ पे वो आम कब पकेगा, क्या बोलते हैं ना, राइपन होगा, फिर उसको निकाला जाएगा, फिर उसको और अच्छे से राइप किया जाएगा, फिर वो बेचने लायक बनेगा, ये तब तक की प्रक्रिया होने के लिए टाइम है। तो आज के तारीख पे वो गुड्स मेरे हाथ में है नहीं, जिसके वजह से हम फ्यूचर के गुड्स की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा बन रहा है अग्रीमेंट टू सेल। आज क्या बन रहा है? अग्रीमेंट टू सेल। और आगे जाके जब वो गुड्स पैक होके मेरे पास आ जाएंगे ना, तो यही अग्रीमेंट को मैं कृपा के साथ किस में कन्वर्ट करूंगी? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करूंगी। किस में कन्वर्ट करूंगी बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट में। सो फ्यूचर गुड्स आर व्हाट? फ्यूचर गुड्स आर गुड्स विच विल बी कमिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द सेलर इन द फ्यूचर। टुडे व्हाट आर वी मेकिंग? अग्रीमेंट टू सेल। क्लियर? एग्जिस्टिंग गुड्स में हमने क्या बनाया? कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अग्रीमेंट के बाद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जा पाए, क्योंकि आज मेरे हाथ में वो गुड्स थे। थर्ड, specific goods. Now what are specific goods?
कृपा ने मुझे जब कहा मैम मुझे मैंगोज चाहिए, शी स्पेसिफाइड कि शी नीड्स अल्फोंसो मैंगोज, हापुस आंबा पाहिजे। तो अग्रीमेंट के लेवल से ही गुड्स वेरी स्पेसिफिक थे, डन, यही चाहिए मतलब यही चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, जो हम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके हैं। जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर में जाके सामने वाले बंदे को बोलती हूँ मुझे 4 किलो कोलम चावल चाहिए 50 रुपए का, तो I specified my goods. I have told him what I need. He knows what I need. He will provide me with whatever it is. So specified goods. अब आता है अनएसर्टेन गुड्स। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्यूचर गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स का थोड़ा सा नाता दिखता है। अनएसर्टेन क्या होता है मालूम है? मैंने ग्रोसरी स्टोर में जाके उसको बोला देखो मुझे चावल चाहिए, 2-4 दिन में मैं आके लेके जाती हूँ। तो राइट नाउ हैव आई स्पेसिफाइड विच टाइप, have I specified how much, have I specified of what price, I have specified nothing, बस चावल चाहिए ये फिक्स है। तो अनएसर्टेन्ड है, उसको स्पेसिफाई अभी तक किया गया नहीं है, वो किया जाएगा। जैसे कृपा ने मुझे बोला मैम मुझे आम है ना चाहिए, मैंने उसको बोला ठीक है, अप्रैल के मिड तक ना मैं तुझे बता दूंगी मेरे पास क्या क्या वैरायटी आने वाला है, फिर तू मुझे बता देना कि तुझे कौन सा चाहिए। तब तक उसे सिर्फ आम चाहिए। कौन से वाले? हापुस, पायरी, तोतापुरी, लंगड़ा, वाडला, टू मेनी वैरायटीज। ये उसने स्पेसिफाई किया नहीं और मैं भी उसको बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में वो चीज़ें नहीं है। सो अनएसर्टेन्ड, नॉट स्पेसिफाइड। ऑफकोर्स अनएसर्टेन्ड के बाद आएगा एसर्टेन्ड गुड्स। अब क्या होता है मांग में बच्चों, अनएसर्टेन्ड है सही बात है, पर अनएसर्टेन्ड गुड्स के बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाएंगे, कहीं तो जाके मुझे वो अनएसर्टेन्ड को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज एसर्टेन गुड्स। तो कृपा और मेरा जब बात हुआ मिड अप्रैल में, मैंने उसको बताया मेरे पास अल्फांसो भी आ गया है, तोतापुरी भी है, पायरी भी है, लंगड़ा भी है, केसरी भी है, बादामी भी है, अब बता चल तुझे कौन से चाहिए। तो वो अब आम ये अनएसर्टेन गुड्स को स्पेसिफाई करके मुझे बताएगी मैम मुझे अल्फांसो जो है ना वो 5 डजन चाहिए, मुझे ये वैसा चाहिए वो वैसा चाहिए। तो अब उसने क्या किया, पहले अनएसर्टेन था, अब मुझे ascertain गुड्स बना के देती है। सो आई कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद हर नाउ। अगर अभी भी अनएसर्टेन्ड ही रखेगी तो मैं उसको बेचूं क्या, मेरे पास दुनिया भर की वैरायटी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड नॉट वेग, इट हैज टू बी क्लियर, अनसर्टन नहीं होना चाहिए। तो अनएसर्टेन्ड को क्या बना दो, एसर्टेन्ड। अच्छा मैम फिर स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन्ड गुड्स तो सेम ही हुआ सेम, पर स्पेसिफिक गुड्स पहले से स्पेसिफाइड होते हैं अग्रीमेंट के लेवल से, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में अब भी बोला है। एसर्टेन्ड पहले अनएसर्टेन्ड होते हैं, बाद में जाके स्पेसिफाई होते हैं, तो उसको एसर्टेन्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टाइप ऑफ गुड्स में कंटिंजेंट गुड्स। डू यू पीपल रिमेंबर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। वैसे ये गुड्स भी है ना किसी घटना के होने ना होने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खरीदे बेचे जाएंगे कि नहीं। सो दे आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। क्लियर, इजी इनफ, उसमें ज्यादा दिमाग कदाई करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट टाइप एग्जिस्टिंग, सेकेंड फ्यूचर, थर्ड स्पेसिफिक, फोर्थ अनएसर्टेन्ड, फिफ्थ एसर्टेन्ड एंड लास्ट कंटिंजेंट। चलो नेक्स्ट पार्ट। Okay, so right now we are going to talk about contract, the contract of sale. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price। बराबर है। मैं जब कृपा को मैंगोज मेरे गांव के बेचने वाली हूँ, टेक्निकली वो मैंगोज पे राइट नाउ मेरा अधिकार है, दैट द ओनरशिप इज माइन। व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्रांसफरिंग दैट ओनरशिप इन द नेम ऑफ कृपा। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स के ऊपर का जो सेलर है ही अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब है टाइटल, प्रॉपर्टी का मतलब है हक। किसको दे रहा है वो सॉरी बायर को दे रहा है। फॉर वॉट, ऑफकोर्स फॉर कंसिडरेशन, पैसा चाहिए ना मुझको, तो मैं कृपा को जब आम दूंगी रिटर्न में उसने मुझे क्या देना है, पर डजन का जो भी हमारा रेट होगा वो शी हैज टू पे मी बैक। क्लियर। देन it is a generic term which includes both sale as well as agreement to sell. Now what do you mean by generic term? Generic का मतलब है general term होता है वो। general मतलब it includes a sale as well as agreement to sell. contract of sale में agreement तो आया ही। you remember all contracts are agreements, all agreements are not contracts। तो future goods के बारे में जब हम agreement करते हैं वो contract है ही नहीं, वो सिर्फ अभी तक agreement बना है। आगे जाके डिपेंड करेगा गुड्स फ्यूचर के एग्जिस्टिंग जब होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है या
नहीं बनने वाला है, ठीक है। पर राइट नाउ जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, इट्स अ जनरल टर्म, सेल पे भी एप्लीकेबल है, अग्रीमेंट टू सेल पे भी एप्लीकेबल है। ओके, अब उससे मुझे एक बात याद आई, सुनो। जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, ब्रेन में ना बच्चों फिक्स रखना है, कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड आया मतलब ओनरशिप मेरे से सामने वाले को चला गया, ओनरशिप मेरे से सामने वाले को चला गया। अग्रीमेंट टू सेल ये वर्ड आया मतलब अभी तक ओनरशिप मेरे पास ही है, उसके पास गया नहीं है, तो अभी तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ नहीं है। सेकंड, जब हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब ओनरशिप सामने वाले को गया है तो ऑफ कोर्स वो गुड्स के ऊपर का जो रिस्क है या जो लॉस बेरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सामने वाले बायर पे चला गया है। कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट में। अग्रीमेंट टू सेल रहेगा तो जब तक मैंने ओनरशिप ट्रांसफर किया नहीं है तब तक मैंने रिस्क भी ट्रांसफर किया नहीं है, ठीक है। ओके, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कल अगर वो गुड्स को कुछ होता है, बायर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सोल्ड। अग्रीमेंट टू सेल में गुड्स को कुछ होता है, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर नॉट येट सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, सुनते रहो केयरफुली। ये सारा जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हारे पीडीएफ नोट्स में ऑलरेडी है, वो तुम रेफर वहां कर पाओगे। देन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करो, मान के चलो बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो गुड्स मेरे पास रिटर्न आएंगे क्या? नहीं बच्चों, मैंने बेच दिए हैं, वो मेरे पास रिटर्न आने वाले नहीं है। पर यही अग्रीमेंट टू सेल रहेगा तो बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, मैं उसको गुड्स नहीं दूंगी, सिंपल। सही बात है ना, क्योंकि हमने सिर्फ अग्री किया था, कॉन्ट्रैक्ट किधर हुआ है तुम्हें कुछ बेचने के लिए, बराबर है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर कंगाल हो गया तो क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी बेच दिया है, वो गुड्स उसके हो गए हैं, मेरे से ले या मेरे ऑफिशियल असाइनी से ले। पर यही अगर अग्रीमेंट टू सेल की बात है और मैं इंसॉल्वेंट हो गई एज अ सेलर, तो अब अगर मैं इंसॉल्वेंट होती हूँ मुझे सामने वाले बायर को कुछ भी बेचना बनता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट के लेवल पे वो चीज़ रुक जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। Clear? That is what I wanted to verbally say to you. This was actually the distinction between contract of sale and agreement to sell. ठीक है? Then, where the property in the good, that is legal ownership of goods, is to be transferred to the buyer at some future date or on fulfillment of certain conditions, the contract of sale is called an agreement to sell. देख, आज की तारीख में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में जाके हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम आज प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आज क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो आज अगर अग्रीमेंट टू सेल किया है, आगे जाके कभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। आज अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कर दिया तो डन डील है भाई, अपना मैं बेचूंगी, तू खरीदेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। सेकेंड, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स बोल रहे हैं ना हम, तो ऑफकोर्स द सब्जेक्ट मैटर शुड बी गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स होने चाहिए। देयर हैज टू बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब ये ओनरशिप है, बच्चों कंफ्यूज मत होना। देन डिलीवरी इज टू बी मेड, यस, पोजेशन शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे से तुमको, तुमसे मेरे को, वट एवर इट इज। अब जैसे बाइक, मैंने क्या कहा, मैंने मेरी बाइक बेची मान के चलो, ठीक है। अगर मैं मेरी बाइक अमन को बेचती हूँ तो बाइक उसको जा रही है ना, तो उसको जानी ज़रूरी है। मैंने बाइक अमन को बेच दी और बाइक अभी तक मैं ही चला रही हूँ, तो इज इट सेल? नो, इट डजंट फिट इनटू अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। सो डिलीवरी हैज़ टू बी मेड ऑफ दोज गुड्स। देयर नीड्स टू बी अ प्राइस फिक्स्ड, ऑफ कोर्स, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। मैम आप ही ने सिखाया था, आई होप याद है तुम लोग को। देन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यस। अब ये क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब अगेन याद दिलाती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस में बताया था। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अनकंडीशनल, कंप्लीट, पूरा, होल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्टली, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। बाकी जो हमारे चैप्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पार्टीज का कॉम्पिटेंस वगैरह वगैरह, वो सब तो है ही, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट ही है। बस कौन सा वाला है? गुड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो। अब ये शॉपकीपर साड़ियाँ बेच रहा है, ये दो महिलाएं क्या पूछ रही है? कुछ वेडिंग साड़ीज और लहंगास बताइए प्लीज।
ओके, तो वो बताएगा। अब दुकान में बताया ही जाता है ऑफ कोर्स। ओके, दुकान की ये जो साड़ियाँ है वो लेके ये बंदी चली गई। उसके बाद रिटर्न आई रे दुकानदार के पास, एकदम गुस्से में दिख रही है। अब ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है मुझे पूछना मत, मुझे और कोई इमेज मिला नहीं तो मैंने ये डाला है। ये बंदी गुस्से में उसको साड़ी दिखा रही है, ये ले ये ले 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 ले, रख तेरे पास, उसके मुंह पे फेंक रही है। क्यों फेंक रही है, क्या हो रहा है गड़बड़? अच्छा, ये अलाउड भी नहीं है पता है ऐसा फेंकना। अब बताती हूँ क्यों। जब तुम दुकान में साड़ी खरीदने जाते हो एज अ फीमेल, आई नो तुम्हारी भावनाएं उभर के बाहर आ रही होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारी साड़ियाँ चाहिए होती है यार, ये भी सुंदर है वो भी सुंदर है। उस चक्कर में क्या होता है, हम चेक ही नहीं करते कि हम जो साड़ी खरीद रहे उसमें कुछ होल वोल है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ डिफॉल्ट है क्या, और हम घाई घाई में वो साड़ियाँ खरीद के लेके जाते हैं। वैसे ये बंदी भी घाई घाई में साड़ी खरीद के घर चली गई, बाद में पता चला साड़ी में तो बिग फैट होल है। अब वो होल वाली साड़ी तो कैसे पहनेगी, तो नेचुरली वो आके दुकानदार के मुंह पे वो फेंक रही है और बोल रही है इट इज़ योर फॉल्ट, ऐसे कैसे तुम खराब साड़ियाँ बेच रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। तुमको पता है एज ए कस्टमर यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। once the goods are sold they will not be taken back। ये सिंपल लॉजिक होता है शॉपकीपर का। अच्छा मुझे बात बता, दुकान में जब तुम गए उन्होंने तुम्हें मना किया क्या साड़ी चेक करवाने के लिए? उन्होंने तुम्हें मना किया कि देखो हाथ मत लगाओ, छुओ मत, ऐसा कुछ बोला? तुमने चेक नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। उसके प्रोडक्ट्स की खामियां या उसके प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट्स वो क्यों बताएगा? ही इज अ सेल्समैन, वो तो पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा। यू एज द बायर should be aware। so the buyer needs to be aware, buyer needs to be aware के के कंसेप्ट को कहते हैं the doctrine of caveat emptor। दिख रहा है? ओके, समझा मेरा स्टोरी क्या था? अब वो जरा इंग्लिश में देखते हैं। It is a Latin word which means let the buyer be aware। This principle underlines the concept that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality required by him। Okay, what does that mean? सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हें कड़क की चीज़ें बेचे, ये बायर की जिम्मेदारी है कि तुम्हें जो चाहिए है वो तुम खरीदो। सेलर तो सब कुछ बेचने बैठा है। जैसे अगर एग्जाम्पल पीछे वाला ले, ये लोग क्या खरीदने बैठे देखो, दे वांट सम लहंगाज एंड साड़ीज, बराबर है। कल अगर सामने वाले बंदे ने उनको सलवार कमीज भी बेचा, ये उसकी कला है, तुमने खरीदा क्यों, ये तुम्हारी गलती है। तुम उसको नहीं ब्लेम कर सकते तेरे वजह से मैंने सलवार कमीज खरीदा। अरे इट वॉज योर चॉइस, इफ यू वांट टू यू बाय, इफ यू डोंट वांट टू यू डोंट बाय। ही इज गोइंग टू सेल एवरीथिंग टू यू। सो द बायर needs to be aware of what he wants and what he wants to purchase। secondly, क्या क्वालिटी का खरीदना, ये भी तो तुम्हारा चॉइस है ना, वो तो तुम्हें हर क्वालिटी का दिखाएगा। तुम्हें जो पसंद पड़ रहा है वो तुम खरीदो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम खरीदो। तुम ही खरीदोगे, तुम ही चूज करोगे और बाद में उसके नाम से चिल्लाओगे, नॉट अलाउड। द बायर नीड्स टू बी अवेयर, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। It is a fundamental principle of law of sale of goods and implies that the seller is under no obligation to point out the defects in his own goods। Yes, he is not under any responsibility। उसने इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं गई है कि वो अपने दुकान के गुड्स की खामियां बताए। तुम अगर शाणे हो तुम खामियां ढूंढ लो, तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अपनी खामियां बताएगा। क्यों बताएगा? वो सेल्समैन है, वो तो बेचने बैठा है, वो तो बढ़िया बढ़िया सी बातें बताएगा अपने पर्टिकुलर गुड्स के बारे में। सही है ना? कल कोई गाड़ी खरीदने तुम जाते हो तो वो गाड़ी वाला तुम्हें गाड़ी की अच्छी चीज़ें बताता है कि बुरी चीज़ें बताता है कि नहीं यार बहुत पेट्रोल पीती है यार, एकदम बेकार है, मत खरीद, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। तुमने तुम्हारा जजमेंट लगाना है कि तुम्हें क्या परवड़ रहा है, तुम्हें लग्जरी चाहिए कि तुम्हें एज ए कमोडिटी उसको अच्छे से यूटिलिटी के लिए चाहिए, तुम्हें एवरेज अच्छा चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। कल गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी डीलर के नाम से चिल्लाना नहीं है कि तुमने मुझे गलत गाड़ी बेची, तुमने खरीदी क्यों, सिंपल। The buyer must take care while purchasing the goods, and if he makes a wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or do not serve his purpose। तुम्हारे यूज़ की अगर वो चीज़ नहीं निकली तो भी तुम्हारी गलती, तुमने जो गुड्स खरीदे वो डिफेक्टिव निकले तो भी वो तुम्हारी ही गलती, क्योंकि बेसिक रूल ये है कि तुमने दिमाग लगा के अवेयरनेस दिखाना है कि जो तुम खरीद रहे हो वो सही है या गलत। ओके, दिस प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड इन द केस ऑफ वार्ड वर्सेस हॉब्स। ये मैंने इसके लिए लिखा है, कल अगर एमसीक्यूज में आया तो इट विल हेल्प यू पीपल। देन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शंस दी है।
मैंने बहुत बार बोला है कि कहीं भी जब भी कोई रूल होता है तो नेचुरली उसके थोड़े बहुत कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो क्या है देखो, where the buyer expressly or by implication informs the seller that he has relied upon the skill and judgment of the seller। अब केवियर टेम्पटर का रूल मतलब बायर बीवेयर का रूल कब नहीं अप्लाई होता है? चलो मान के चलो मैं मोबाइल खरीदने मोबाइल शॉप में गई। नाउ आई एम रियली ज़ीरो अबाउट मोबाइल्स, आई नो नथिंग, मुझे टेक्नोलॉजी और मेरा मतलब बहुत दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। इवन ये वीडियो रिकॉर्ड करना वगैरह आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिलीप सर, संदेश सर। संदेश सर टॉट मी जूम के कैसे मीटिंग्स देखने होते हैं, संदेश सर टॉट मी ओबीएस का क्या करना है, फिर दिलीप सर ने मुझे समझाया, तब जाके मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। इतना आई एम इलिटरेट अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मोबाइल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, रैम रोम पता नहीं क्या होता है यार, जीबी बीबी फीबी एमबी, आई डोंट नो। सो आई वेंट टू द मोबाइल शॉप एंड आई टोल्ड द शॉपकीपर कि देख भाई, फ़ोन रिसीव और कॉल करने आने चाहिए, थोड़ा सा मतलब फ़ोटो शोटो इंसान मतलब ढंग का दिखना चाहिए, मुझे ना वो मेमोरी अच्छी चाहिए बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैं फ़ोटोज़ निकालती हूँ, एंड बैटरी कड़क होनी चाहिए बस। बाकी तो उसमें कुछ है नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए। तू तेरे हिसाब से बता कौन सा बढ़िया फ़ोन है और कौन सा मुझे सूटेबल रहेगा। मुझे बात बता, बायर ने खुद को क्या चाहिए ये सेलर को बता के सेलर के स्किल और एबिलिटी पे अभी भरोसा रखा है। अब अगर सेलर तुझे कुछ गलत बेच रहा है ना, अब सेलर की गलती है, क्योंकि बायर ने अपना अवेयरनेस सेलर के सर पे डाल दिया है। Clarity. So where the buyer expressly or by implication informs the seller that he relies upon the skill and judgment of the seller, तो seller is responsible। by expressly मतलब बोल के कि भाई तू बता कौन सा अच्छा है, impliedly मतलब ऐसे एक्टिविटीज से कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ। by implication समझ में आता है कि सामने वाले नहीं बताना है, मैं देखने वाली नहीं, तो सेलर जिम्मेदार है। सेकेंड, इन केस ऑफ फ्रॉड, अब जब सेलर तुझे चूना लगाने ही बैठा है, तू कितना भी अवेयरनेस दिखा, सेलर जानबूझ के डिफेक्ट नहीं दिखाएगा और जानबूझ के झूठी मूठी चीज़ें करेगा, सेलर की गलती है, ठीक है। इन केस ऑफ ओ बैंड्स हो गए वो, सॉरी, इन केस ऑफ ब्रांड्स है वो, ब्रांड BRANDS ब्रांड्स, सॉरी, ये जो ब्रांड्स है फॉर एग्जाम्पल एस्बेडा की बैग होती है, ठीक है। एस्बेडा इज़ अ वेरी वेरी फेमस बैग का ब्रांड। एक इतू सी छोटू सी बैग ना 2000-3000 रुपये में बेचते हैं। मुझे बात बता, बिकॉज इट्स अ ब्रांड इन इट सेल्फ, आई डोंट गो एंड चेक द चेन, चेन सही है क्या? अभी मतलब क्या मतलब एस्बेडा का इज्जत खराब करोगे चेन सही है क्या बोल के? ऑफकोर्स वो सही है, ऑफकोर्स उसका स्टिचिंग कड़क रहेगा, बिकॉज इट्स अ ब्रांड, वी रिलाई ऑन दैट ब्रांड। Then the buyer doesn't keep checking and doesn't show that awareness. He relies and trusts the brand. तो ऐसे केसेस में अगर ब्रांड ने कुछ गड़बड़ की तो ब्रांड एज इन द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स एंड फॉर द डिफॉल्ट्स। अदरवाइज कौन अवेयर रहेगा? Buyer will be remaining aware. Buyer has to be aware. That is the doctrine of Kewitt Empter, and he has to take care that he buys what he wants and he buys defective free goods. ठीक है, चलो next, transfer of ownership of goods when specific goods are put in a deliverable state। ओके, मैं कहती हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, गुड्स खरीदे बेचे गए हैं, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, अगर गुड्स स्पेसिफाइड है मतलब क्लियर कट पता है क्या खरीदा बेचा जा रहा है, तो अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। अब डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? मेरा ग्रोसरी स्टोर है और मेरे ग्रोसरी स्टोर में जस्ट ना गेहूँ चावल की गोनी जस्ट आई है, ठीक है, गोडाउन से। अभी तक मैंने उनको सेग्रीगेट करके प्रॉपर उनको प्राइसिंग वाइजिंग कुछ लगाया नहीं है। तो एक कस्टमर आके मुझे बोलता है ये गोनी में से मुझे चावल दो ना, ये आई कैन नॉट गिव बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट इन अ स्टेट टू बी डिलीवर्ड। They need to be bifurcated, they need to be sorted, allotted, they need to be put a price upon, then I can sell them. Am I correct? तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है ऐसा सिचुएशन कि वो गुड्स रेडी है अब बेचने के लिए। अगर वैसे वो गुड्स रेडी नहीं है इमीडिएट बेचने के लिए तो उनको डिलीवरेबल स्टेट में नहीं कहा जा सकता और उनको इमीडिएटली बेचा नहीं जा पाएगा। इज दिस क्लियर? ओके। यही अगर अनएसर्टेन गुड्स है तो ये अनएसर्टेन गुड्स को हमें पहले एसर्टेन करना होता है, स्पेसिफाई करो। क्योंकि मैंगोज का फॉर एग्जांपल, मैंगोज में अगर ओनरशिप शिफ्ट करनी है, कृपा को मुझे पहले बताना होगा, शी नीड्स टू टेल मी कि अल्फोंसो उसको कितने चाहिए है, अल्फोंसो चाहिए है कि नहीं चाहिए है। तो पहले वो मुझे स्पेसिफाई करेगी कि मैम मुझे अल्फोंसो मैंगो चाहिए है, मुझे तोतापुरी आम चाहिए है, मुझे बादामी आम चाहिए, ये 3 आम की कैटेगरीज मुझे चाहिए। ये तो बताएगी ही।
अलॉन्ग विद दैट कितने कितने चाहिए वो भी तो बताएगी, जिसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं कि मुझे अल्फांसो 5 डजन चाहिए, मुझे तोतापुरी 2 डजन चाहिए, मुझे बादामी 6 डजन चाहिए, ये सारा वो क्या कर रही है, एप्रोप्रिएशन कर रही है. सो जब गुड्स अनएसरटेन्ड होंगे उनको पहले एसरटेन करना होगा एंड एप्रोप्रिएट करना होगा, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा. देन रिस्क पासेस विद ओनरशिप. यस ऑफ कोर्स, द मोमेंट मैं बोलती हूँ टाइटल शिफ्ट हो रहा है, टाइटल शिफ्ट हो रहा है मतलब साथ में रिस्क भी शिफ्ट हो रहा है. अब भी मैंने 5 मिनट पहले के एक्सप्लेनेशन में बोला था, जब तक गुड्स मेरे हैं रिस्क मेरा है, उनको कुछ भी होता है मेरी जिम्मेदारी. द मोमेंट मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना के गुड्स बेच रही हूँ, बेच लिया, फिजिकल पोजीशन गया भी नहीं रहेगा, पर बेचा ना, बिल बन के रिसीट बन गया ना, फिनिश. वो गुड्स किसके, बायर के. So the risk passes with the ownership. It does not pass with delivery. It passes with the ownership. I hope समझ रहा है. Then हाँ, अब ये क्या है देखो, गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न. बच्चों अब ये हर कंसेप्ट अलग अलग है, हर कंसेप्ट पे तुम्हें क्वेश्चन आता है. मैंने एंड ऑफ द वीडियो में क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, तो शांति से देखो, तुम्हें सब धीरे धीरे समझते रहेगा. आई होप यू आर जॉटिंग डाउन अलॉन्ग विद लिसनिंग टू द वीडियो द फ्लो चार्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड. इस बार सीरियसली आई हैव ट्राइड कि मैं मैक्सिमम मॉड्यूल या नोट्स का लैंग्वेज लेके स्लाइड्स बनाऊँ. कैसा है ना बच्चों, वी आर ऑल्सो इन लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन में जैसे तुम लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हो, हम लोग वर्क फ्रॉम होम, मैं वर्क ऑफ होम, ऐसा सब कुछ कर करके मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ. सो कभी कभी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक एक्सटेंसिव स्लाइड्स, बहुत टाइम जाता है टू मेक दीज काइंड ऑफ स्लाइड्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट समझा दो, फिर बच्चों को नोट्स दे के मैनेज करने दो. पर अगर फाउंडेशन लेवल के बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो आई थॉट कि चलो अब मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं मैक्सिमम सारी चीज़ें फ्लो में घुसा के दूंगी, फिर थोड़ा बहुत तुम्हें नोट से देख के बात को ख़त्म करनी है. तुम इंटर के बच्चे हो, तुम फाउंडेशन के बच्चे हो, प्लीज़ मॉड्यूल रेफर मत करो, मेरे पे वो मेहरबानी करो, प्लीज़ डू नॉट रेफर द मॉड्यूल. यू डोंट नीड टू पुट दैट मच एफर्ट्स फॉर माई सब्जेक्ट. यू कैन यूज दैट एनर्जी फॉर एनी अदर थिंग. ठीक है, ओके. गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न. ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन ही सिग्निफाइज अप्रूवल. अब ये क्या है समझो. बहुत बार पता है हम दुकान में जाते हैं, तो मैं भी दुकान में गई और मैंने एक साड़ी खरीदी मेरी बड़ी बहन के लिए. ठीक है, अब मैंने दुकानदार को क्या बोला, देखो भाई मैं साड़ी खरीद के तो जा रही हूँ, पर उसको कलर वलर ये वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, गिफ्ट देने वाली हूँ, अगर सब ठीक रहा तो ठीक है, वरना आई विल रिटर्न इट एंड आई विल डू समथिंग, मे बी चेंज और रिटर्न और समथिंग लाइक दैट. सो राइट नाउ द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न. मतलब एक तो बेचेंगे या रिटर्न दे देंगे, क्योंकि अभी तक अप्रूवल फिक्स हुआ नहीं है. आई हैव टेकन इट होम फॉर अप्रूवल बाय माय एल्डर सिस्टर. तो ऐसे केसेस में ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब सामने वाला अप्रूवल सिग्निफाई कर देता है. सिग्निफाई कर देता है मतलब हाँ, आके मैंने दुकानदार को बोल दिया हाँ भाई मेरी बड़ी बहन को अच्छे लग गई है, डन एंड डस्टेड, डील डन. ठीक है, कोई रिफंड विफंड की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साड़ी का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया. सेकेंड केस में when he does an act adopting the transaction. Now what does that mean, adopting the transaction? अगर मेरी बड़ी बहन वो साड़ी पहन के उसी दुकान के आमने सामने घूम ले, तो भाई साड़ी पहन ली और घूम लिया, मतलब ही तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर लिया है, द गुड्स आर अप्रूव्ड. थर्ड, इफ ही रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड रीजनेबल टाइम. यस, मैंने साड़ी खरीदी, तुमने कभी अगर ऑब्जर्व किया, डिमार्ट हो या अमेजोन हो या कोई भी तुम कहीं से भी खरीदते रहोगे, जो गुड्स होते हैं ना उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज का रिफंड टाइम होता है या रिप्लेसमेंट टाइम होता है. एक बार 30 दिन खत्म हो गए, अब तुम रिफंड रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ कर नहीं पाते हो. क्यों? दैट इज़ अ रीजनेबल टाइम एक्सपेक्टेड. सो अगर सारी मैंने खरीदी अप्रूवल के बेसिस पे और मैं 2 महीने के बाद उसके पास जाऊँ, वो बोलेगा नहीं भाई डन है, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश. क्यों? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑलरेडी हो गया है, बिकॉज रीजनेबल टाइम फिनिश हो गया है. ठीक है, सो अप्रूवल, सिग्निफाई अप्रूवल कैसे करते हैं अपन, थम्स अप देके उसको बोल दो कि हाँ भाई डन, साड़ी फिनिश नहीं, साड़ी पसंद आ गई है तो कॉन्ट्रैक्ट डन, ओनरशिप शिफ्ट हो गया. या यू अडॉप्ट द ट्रांजैक्शन बाई वेयरिंग द साड़ी, सी शी इज वेयरिंग अ नाइस गुजराती साड़ी. या यू रिटेन इट बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, मे बी 2 months or so. ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल इमेजेस दैट आई गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड. चलो नेक्स्ट. ओके, अब ये क्या है देखो,
सेल बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर और नेमो दैट कोई हबीत। अब ये क्या है समझो, हम कब से कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करूं मतलब मैं ओनर हूं तो मैं तुमको ट्रांसफर करूंगी, अगर मैं ओनर ही नहीं हूं तो तुमको ट्रांसफर कैसे करूं? दैट इज दिस प्रिंसिपल। अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर और मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इफ ही हिमसेल्फ इज नॉट द ओनर। I can't sell something which is yours, that you only have to sell. So, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had. इसका मतलब अगर मैंने मेरे पापा की गाड़ी जो उनकी है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, किसी को बेच दी, तो मुझे बात बताओ जो गुड्स मैंने बेचे वो मेरे थे ही नहीं, तो जो टाइटल मेरे पास नहीं है, जो ओनरशिप मेरी नहीं है, वो मैं ट्रांसफर कैसे करूंगी? तो जो मेरा नहीं था, मेरा ओनरशिप नहीं था, वैसे सामने वाले को भी ओनरशिप नहीं मिला, तो ना बायर कुड सेल एनीथिंग ना सेलर कुड बाय एनीथिंग। सो द सेलर हैज नो टाइटल and the buyer gets no title. The contract is null and void. Why? Because you are not the owner of the goods. So for sale of goods act, the person has to be the owner to sell it to somebody else. Because transfer of ownership आता है तो basically ownership तुम्हारे पास होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है who does not sell them under the authority or with the consent of the owner। मतलब अगर मैं consent of owner ले लूँ तो मैं ओनर ना होने के बावजूद भी बेच सकती हूँ। हाँ देखो नीचू, ब्रोकर। ब्रोकर कौन होते हैं? एक घर अगर मुझे, नहीं घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, छोड़ दो, एक गाड़ी अगर मुझे खरीदनी है, बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं ना, ब्रोकर्स होते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह के लिए, तो मैं उनको जाके बोलती हूँ यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, कुछ पता है क्या, किसी के पास है क्या, जरा कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? बोलते हैं हाँ रुक 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 मेरे पास कॉन्टैक्ट है मैं बताता हूँ। और 2-4 दिन के बाद सामने वाला जो ब्रोकर है वो गाड़ी लेके आता है, मुझे दिखाता है, उसकी कंडीशन बताता है, मुझे बोलता है देखो ये गाड़ी है, ये ओनर है, तुम्हें खरीदना है बेचना है, तो वाया ब्रोकर हम खरीद बेच लेते हैं। अब ब्रोकर भी तो ओनर नहीं है, पर ब्रोकर को ओनर ने अथॉरिटी दी है कि तू बेच के दे मुझको, तो वो मुझे बेचता है। तो अब ऐसे केसेस में ब्रोकर ने बेचा तो मुझे ओनरशिप मिला है बच्चों, इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव इट, बिकॉज ही हैड द कंसेंट ऑफ द ओनर। बट यही वो ब्रोकर नहीं, कुछ नहीं, वो भलते का ही गाड़ी मुझको बेच रहा है, तो वो चीज उसकी है नहीं, वो मुझे बेच नहीं पाएगा, और अगर बेचा भी तो वो मेरा हो नहीं सकता। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। So generally, the owner alone can transfer property, that is ownership in the goods. Nemo that koi habit means that no one can give what he himself does not have. Nemo that quid non habit, no one can pass a better title than he himself has. जो उसका खुद का नहीं है वो और किसी को बेच नहीं सकता। It means a non-owner cannot make valid transfer of property in the goods. Clear? चलो, only exception is the broker or agent. देन ओके, अब ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंडीशंस ऑन वारंटीज। अब कंडीशन क्या है पहले देख लेते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है 2 प्रकार की चीजें हमें डील करनी होती है। सबसे पहली चीज है कंडीशंस, सेकेंड चीज है वारंटीज। अब कंडीशंस क्या है पहले देखते हैं। तो मान के चलो हमारी जो आज कृपा डे है हमारे वीडियो में, तो हमारी जो कृपा नाम की स्टूडेंट है उसके, अभी बहुत गर्मी हो रही है ना यार आजकल, मई का महीना आने वाला है, मतलब अप्रैल इज कमिंग टू एन एंड, सो इट इज वी आर फीलिंग वेरी हॉट मान के चलो। तो शी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी हॉट, शी इज लाइक यार बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो शी गोज टू विजय सेल्स एंड शी गोज एंड परचेजेज एन एसी। तो वहाँ पे जब सेल्समैन को जाके मिलती है ना, वो बोलती है देखो भाई मेरे 2 कंडीशंस है। सबसे पहले तो मुझे हिताची का एसी चाहिए, हिताची कंपनी ही चाहिए। सेकेंड, मुझे पिंक कलर का एसी चाहिए, पिंकी पिंकी पॉन्की ऐसा वाला पिंक कलर का एसी चाहिए। शी इज अ प्रॉपर गर्ली गर्ली गर्ल। अब सेल्समैन बोलता है चलो ठीक है, आपके ये 2 कंडीशंस है, हमें फुलफिल करने पड़ेंगे, तो चलो हम कर देते, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक कृपा के 2 कंडीशन सेल्समैन पूरा ना करे तब तक सेलर और बायर का कॉन्ट्रैक्ट होने से रहा। सो डोंट यू थिंक कंडीशन इज अ मेन पॉइंट deciding whether the contract is going to happen or not? So condition is a stipulation, that is a aspect which is essential to the main purpose of the contract. condition ये main होता है, condition fulfill हुई contract होगा, condition fulfill नहीं हुई contract नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड,
इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन अग्रीव्ड पार्टी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट का मतलब लिखो बच्चों, कैंसल। कैंसल अब कैसे बताती हूँ, एग्जाम्पल सुनो। तो कृपा का वो जो सेल्समैन बंदा है उसने क्या किया, वो सेल्समैन बंदा बोला देखो हिताची का जो एसी है ना वो मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके आपको देता हूँ, पिंक कलर का भी देने की कोशिश करता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया, सब कुछ हुआ। अब घर पे डिलीवरी आने वाली थी तो डिलीवरी आ गई एसी की 2 दिन बाद। देखा तो हिताची का नहीं एलजी का एसी भेजा गया है, पिंक कलर का ही है पर एलजी का है। कृपा ने फोन लगाया सेलर को, सेलर को बोला यार क्या फालतू गिरी है यार, मेरा कंडीशन था हिताची का ही एसी चाहिए, आपने हिताची बोल के एलजी भेजा है, मुझे नहीं चाहिए, आपका एसी रिटर्न ले लो, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। कैन शी डू दैट? yes she can do that. why? because कंडीशन के ब्रीच होने पे अग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी पार्टी, कौन है दुखी पार्टी? कृपा, कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, हक से। इतना जरूरी होता है कंडीशन को फुलफिल करना बाय द सेलर, ठीक है। बट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी समटाइम्स। अब ये क्या है समझो, हिताची का ही एसी घर पे भेजा सेलर ने, पर ना पिंक कलर का मिला नहीं रे, तो नॉर्मल व्हाइट कलर का एसी भेज दिया। देखा भी हवा तो अबे गुलाबी तो हवा आने वाली है नहीं, हवा तो सफ़ेद एज इन ट्रांसपेरेंट ही आने वाली है। तो बोला क्या मैडम अभी पिंक पिंक करते बैठ रहे हो। कृपा ने फ़ोन किया, कृपा बोला क्या फालतू गिरी है, पिंक कलर का एसी चाहिए था। तो बोला नहीं मैडम इट इज़ नॉट पॉसिबल, वाइट ही अवेलेबल है, व्हाट टू डू, बट हिताची का है मैम, एक्सेप्ट कर लो ना। तो कृपा ने बोला चल ठीक है डन, हिताची का है, ठंडी हवाई आने से मतलब है, पिंक नहीं दे रहा है, पर एक काम कर अगर तू पिंक नहीं दे रहा ना तो मेरा 5,000 रुपये कम करके दे, आई नीड अ डिस्काउंट। सो क्या कर रही है वो, शी इज आस्किंग फॉर डैमेजेस। शी इज नॉट कैंसलिंग और रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट शी इज आस्किंग फॉर डैमेजेस। अब आस्किंग फॉर डैमेजेस हम यूजुअली ना वारंटी में करते हैं, बताती हूँ आगे तब तुम्हें वो सेंटेंस का मतलब समझेगा। देखो वारंटी, ओके अब वारंटी क्या होता है, मुझे बात बता, कंडीशन क्या होता है? द कंडीशंस आर द थिंग्स दैट द बायर पुट्स ऑन द सेलर। बायर बताएगा क्या कंडीशंस है। वारंटी है ना सेलर बायर को देता है ना यार, कि एसी के बाहर के यूनिट का 10 साल का वारंटी, अंदर के यूनिट का 2 साल का वारंटी, ये सेलर ने बायर को दिया है। मतलब कल अगर वो 2 साल में अंदर के यूनिट को कुछ गड़बड़ हुई, सेलर फ्री में मुझको बदल के देगा या रिपेयर करके देगा, सही बात है। तो वारंटी देखो इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल का मतलब होता है सपोर्टिव। मुझे बात बताओ, सेलर वारंटी दे रहा है इसके लिए खरीद रहे हो कि तुम्हें चाहिए इसके लिए खरीद रहे हो? तुम्हें चाहिए इसके लिए खरीदते हो, और खरीदते हो इसके लिए सेलर क्या देता है? वारंटी देता है। ध्यान दे रहे हो? तुम्हें चाहिए इसके लिए खरीदते हो, वारंटी दे रहा है इसके लिए खरीदते नहीं हो, तो तुमने खरीदा इसके लिए सपोर्ट में क्या मिल गया? वारंटी, कोलैटरल। इट इज नॉट द मेन पर्पस। वारंटी नहीं मिली तो खरीदेगा नहीं क्या? खरीदोगे ना यार। सो इट इज नॉट द मेन पर्पस, कंडीशन इज द मेन पर्पस। सेकेंड, अग्रीव पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। समझा क्या? इसके लिए अगर मान के चलो वो कृपा की जो कृपा ने एसी खरीदा है उसके बाहर के यूनिट का 10 साल का वारंटी दिया सामने वाले ने, और अंदर के यूनिट का 2 साल का वारंटी दिया था। अब कृपा ने ऑन ऑफ करके अंदर के यूनिट के वांदे कर दिए, तो एक रफली 10 महीने के बाद कृपा ने वो उनके आफ्टर सेल सर्विस वालों को फ़ोन किया और उनको बोला देखो मेरे पास वारंटी कार्ड है 2 साल का, तो ज़रा रिपेयरिंग या कुछ भी जो भी है ज़रा कर दो। तो वो सामने वाला बोला सॉरी मैडम हमारे यहाँ पे ना अभी वो सर्विस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है हमने वारंटी दी थी पर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, वी आर रियली सॉरी। तो कृपा बोली अरे ऐसे कैसे सॉरी, मुझे बात बताओ 10 महीने के बाद एसी लेके जाओ कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कर सकती है क्या वो? अबे 10 महीना हवा खाया ना तूने, मस्त में यूज़ किया ना, यू कांट डू दैट। सो व्हाट कैन यू डू? कृपा कैन गेट इट रिपेयर्ड फ्रॉम समबडी एल्स एंड आस्क द कंपनी टू पे फॉर डैमेजेस ऑफ द रिपेयर का पैसा। तो पैसे रिकवर कर सकते हो थोड़े बहुत रिपेयर चार्जेस के, पर तुम एसी को वापस भेज के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। सो लाइकवाइज जब पिंक एसी भेजा तो एसी रिटर्न मत भेज। कभी कभी तू क्या करता है, एसी एक्सेप्ट कर लेता है, कंडीशन के टूटने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता है, तो उसको क्या मान के चलता है कि जैसे वारंटी नहीं मिली है तुझको, तो तू क्या करेगा? पैसे का डैमेजेस मांगेगा, इन शॉर्ट तू 5,000 कम देगा। सो व्हाट इज इट? इट इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट वारंटी का ब्रीच हुआ मतलब क्या हुआ? यू कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट, अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। देख, कंडीशन के ब्रीच को तू वारंटी का ब्रीच मान सकता है, वारंटी के ब्रीच को तू कंडीशन का ब्रीच नहीं मान सकता।
बड़े को छोटा माना जा सकता है, छोटे को बड़ा मानना पॉसिबल नहीं है। बड़ी गलती हुई, छोटी गलती समझ के छोड़ दो, छोटी गलती हुई, बड़ी गलती के जैसे समझ नहीं सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है सर्टेन कंडीशंस और वारंटीज जो होते हैं ना, वो एक्सप्रेस्ड होते हैं, सर्टेन इम्प्लाइड होते हैं। अब एक्सप्रेस्ड क्या है, जैसे कृपा ने मुझे बोल ही दिया था, हिताची एंड पिंक कलर का ऐसे एक्सप्रेस करके बोला। अब बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना यार, जो बायर एक्सपेक्ट करता है, ऐसी कंडीशंस होनी ही चाहिए, मतलब उसमें अलग से कुछ बोलना नहीं है, इट हैज़ टू बी देयर। दीज आर इम्प्लाइड कंडीशंस। ये कंडीशंस बायर हर सेलर पे डालता ही है, हर बायर का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि सेलर हैज़ टू फॉलो दीज इम्प्लाइड कंडीशंस। नाउ व्हाट आर दोज? फर्स्ट, कंडीशन हैज़ टू टाइटल। मैं सॉरी, कृपा जब मेरे पास आती है एसी खरीदने के लिए, ऑफ कोर्स उसका कंडीशन ये है कि वो एसी का टाइटल मेरा है, कहीं से चुरा के नहीं लाया एसी बेचने के लिए। दैट गोज विदाउट सेइंग। वो कंडीशन नहीं डालेगी, देखो मैम मैं तभी खरीदूंगी जब एसी आपका है। ऑफ कोर्स वो मेरा है, ये उसका कंडीशन है। सो टाइटल क्लियर होने का और टाइटल होने का कंडीशन डेफिनेटली रहता है। सेकेंड, कंडीशन हैज टू डिस्क्रिप्शन। मान के चलो कृपा मेरे ग्रोसरी स्टोर में आई और मैंने डिस्क्राइब किया कि ये चावल है ना कृपा, बढ़िया चावल है, बढ़िया बासमती, इसके जैसा तुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा मैंने डिस्क्राइब किया। और पैक करते वक्त मैंने एकदम घटिया किस्म का बासमती उसको दे दिया। डोंट यू थिंक डिस्क्रिप्शन और जो उसने खरीदा वो मैच नहीं कर रहे हैं? मेरी गलती है। बायर का कंडीशन होता है कि सेलर जो डिस्क्राइब कर रहा है उस हिसाब के गुड्स होने चाहिए, गोज विदाउट सेइंग, कंडीशन है। नहीं पूरा किया, मुंह पे फेंकेगी आके वो बासमती मेरे, कर सकती है। सेकेंड, थर्ड, कंडीशन हैज टू सैंपल। यस, कृपा अगेन मेरे ग्रोसरी स्टोर में आई, मैंने उसको बोला ये देख, ये देख, ये तिल का तेल देख, बढ़िया है। तो जो सैंपल मैं उसको दे रही हूँ ना, वो एक्चुअली है पाम का तेल। तो मैंने डिस्क्राइब किया तिल का तेल है, सैंपल दे रही हूँ पाम का तेल है, और एक्चुअल गुड्स जब दे रही हूँ ना तो मैं क्या वनस्पति घी दे रही हूँ। और ये तीनों अलग अलग ना, डिस्क्राइब कुछ भलता ही कर रही हूँ, दे कुछ और रही हूँ एज सैंपल, और मेन गुड्स कुछ भलता ही जा रहा है, नॉट अलाउड। जो सैंपल दिया जा रहा है पाम तेल मान के चल, मैंने उसको पाम तेल दिया बोल के, ये देखिए पाम तेल है, तो बोली ठीक है चलो ये दे दो मुझको। और देते वक्त अगर मैं मार्गरीन या बासमती डालडा देती हूँ, क्या वनस्पति बोलते हैं उसको यार, सॉरी बासमती मुंह पे अटक गया, वनस्पति देती हूँ, तो इट इज़ डालडा। अब डालडा मतलब पाम तेल से भी और गाढ़ा होता है, नॉट अलाउड। जो सैंपल दिखाया जा रहा है वही बल्क आना चाहिए, सैंपल बढ़िया और बल्क एकदम घटिया नहीं चलेगा, इट हैज़ टू मैच विद द सैंपल। थर्ड, फोर्थ, थर्ड हाँ फोर्थ, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, जो मैंने अभी गलती से पहले समझा दिया था कि मैंने बोला कि ये देख तिल का तेल है, देते वक्त मैंने सींग का तेल दिखाया, और गुड्स जो गए वो पाम तेल गए। देखो हाँ, तो बोलते वक्त मैंने डिस्क्राइब किया है तिल का तेल है, दिखाते वक्त सैंपल दिखाया सींग के तेल का, तो वो भी मैच नहीं कर रहा है, ना डिस्क्रिप्शन ना सैंपल। और मेन गुड्स जो दिए वो तो भलता ही कुछ दिया, क्या दिया? पाम का तेल दिया। तो अब ये तीनों में ना मेरा डिस्क्रिप्शन गुड्स से मैच कर रहा है, ना मेरा सैंपल गुड्स से मैच कर रहा है, अलाउड ही नहीं है, वो आके फेंक के जाएगी तेल दुकान पे, क्योंकि इट इज़ अ कंडीशन, मैं जो बोल रही हूँ वो मैच होना चाहिए, जो सैंपल दे रही हूँ वो मैच होना चाहिए टू द थिंग दैट शी इज बाइंग, सिंपल दैट। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। यस, जब मैं कोई भी एज अ सेलर चीज बेचती हूँ, आई टेक गारंटी कि इट इज फिट फॉर कंजम्पशन, एंड आई टेक गारंटी कि जो क्वालिटी मैंने बोली है वही क्वालिटी की वो चीज होनी चाहिए। ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी। अगर सी क्वालिटी का है बोल तो सी क्वालिटी का है, सामने वाले को पता तो चले कि वही क्वालिटी का है, वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ए क्वालिटी, सिंपल। कंडीशन हैज टू मर्केंटेबिलिटी। यस, वॉट एवर यू आर सेलिंग ना एज अ सेलर हैज टू बी सेलेबल, बेचने लायक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूध बेच रही हूँ, अब अगर दूध बेच रही हूँ और वो दूध सड़ गया है, ये मुझे पता है, बहुत दिन हो गए बाहर रख के वो दूध को, वो बेचने लायक बचा नहीं है, सामने वाला ग्राहक आके वो दूध लेके जाता है, मैं जानते हुए कि वो सेलेबल नहीं है बेचती हूँ। सामने वाले का कंडीशन है कि दूध जो तुम बेच रहे हो वो खरीदने लायक, बेचने लायक होना चाहिए, मर्केंटेबल होना चाहिए, सेलेबल। अगर वैसा नहीं है तो वो सेलर की गलती है, ठीक है। लास्ट, कंडीशन एज टू होलसमनेस, मैं जो भी बेच रही हूँ वो खाने लायक होना चाहिए। होलसमनेस इज रिलेटेड टू फूड एंड ईटेबल्स।
इफ आई सेल सड़ी हुई सब्जी इट इज माई फॉल्ट। बायर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा तुमसे एज अ कंडीशन कि तू जो बेच रहा है वो खाने लायक और एडिबल है। सो कंडीशन हैज टू होलसमनेस, क्लैरिटी। हम ऐसा कहते हैं ना यार वो एक्सपायरी डेट क्यों लिखते हैं उस पर, ये कंडीशन है कि मुझे बता वेदर वो खाने लायक है कि नहीं है भाई। सो दीज आर द कंडीशंस विच गोज विदाउट सेइंग हर बायर का सेलर पे होता है, वो बोले या वो ना बोले। सबसे पहला कंडीशन हैज टू title, second condition has to description, third condition has to sample, next condition has to description and sample, then condition has to fitness या quality, then condition has to sellability या merchantability, and last condition has to wholesomeness जो food से related है। implied conditions, अब जैसे implied conditions है वैसे ही implied warranties भी है। देखते क्या है implied warranties। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। अच्छा मुझे बात बताओ याद करके, वारंटी कौन किसको दे रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, सेलर बायर को कि बायर सेलर को? सेलर बायर को। मैं कृपा को वारंटी दे रही थी अंदर के यूनिट का 2 साल, बाहर के यूनिट का 10 साल, बराबर है। सो वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, ये वारंटी मैं बिना बोले हर बायर को देती हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कृपा को एसी बेचा, कल अगर रोज घर पे जाके उसके मैं हवा एसी की खाने लग जाऊं, मेरा एसी है मेरा एसी है मैंने बेचा, चलेगा? इट बिकम्स द बायर्स गुड्स। टाइटल दे दिया है, अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, सामने वाले को शांत उसका पोजीशन का अधिकार है, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी उसको पोक नहीं करेगा, कोई भी उसको डिस्टर्ब करके वो गुड्स मेरा है आपका नहीं ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा उसका वारंटी का एक्सपेक्टेशन होता है। ऑफकोर्स पता चला वो इसी मैंने 2 लोगों को बेचा था और एक जन के घर पे दे दिया, अब दूसरा जन उसके घर पे जाके क्या बोलेगा, अरे मेरा एसी था तेरे घर पे उसने बेचा है पर मुझे पता नहीं, मैंने भी यही एसी खरीदा है, हो गया उधर झगड़ा। नॉट अलाउड। ये झगड़ा नहीं हो रहा है या नहीं होने वाला है या नहीं होगा, इसका वारंटी सेलर बाहर को देता है। भाई एक चीज तेरे तुझे मैंने बेच दी, अब वो तेरी है शांति से, डोंट वरी, ये वारंटी सेलर बाहर को देगा। देन वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस। नाउ व्हाट आर एनक्यूम्बरेंसेस? एनक्यूम्बरेंसेस आर नथिंग बट अटैचमेंट्स, EMIs जो अपने पेंडिंग होते हैं, टाइटल अभी तक अपना पूरा हुआ नहीं होता है क्योंकि हमने उस पर कर्जा लिया है। तो अगर एसी का EMI पेंडिंग है, एसी का टाइटल पूरी तरीके से कृपा का हुआ नहीं है, सुनाई दे रहा है, तो कृपा कल अगर वो एसी बेचने जाए, मैं नहीं कृपा अगर वो कल एसी बेचने जाए, डोंट यू थिंक उसने सामने वाले को बोलना जरूरी है कि भाई एसी के ऊपर का जो टाइटल है ना वो क्लियर नहीं है, उस पर अटैचमेंट है, उस पर थोड़ा पैसा देना बचा है, ये बताना जरूरी है अगर एनक्यूम्बरेंस है तो। अगर एनक्यूम्बरेंस नहीं है तो ग्रेट। और नॉर्मली जब बायर कुछ भी खरीदता है उसको फ्री फ्रॉम एनक्यूबरेंस वाली ही चीज़ें चाहिए, टाइटल क्लियर चाहिए। अगर टाइटल पे कुछ है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सेलर उसको मुंह खुल के बताए, वो नहीं आएगा पूछने के लिए कि ये कुछ है क्या, लोन वोन वगैरह वगैरह, तो सामने से बता कुछ है तो दैट इज योर वारंटी। अगर कुछ नहीं बोलता है तो वारंटी ले रहा है, गारंटी ले रहा है कि कुछ नहीं है एनक्यूम्बरेंस। एनक्यूम्बरेंस इज अटैचमेंट, लोन, कर्जा, चार्जेस टाइटल पे है किसके? गुड्स के, नहीं होना चाहिए आइडियली। वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। यस, मान के चलो मैंने एज अ सेलर एक मेरी जो सेकेंड हैंड बाइक थी वो निधि को बेचते, चलो कृपा बहुत हो गया, निधि को बेचे। अब निधि जो है उसने बेचारी ने ले ली, अब उसको क्या पता वो बाइक का जो ब्रेक है वो हिला डुला सा है। डोंट थिंक मैं वारंटी लेती हूँ कि मैं जो भी डेंजरस नेचर मेरे गुड्स का है वो बेचने वक्त ही सामने वाले को बोलूँ, वो नहीं पूछेगी बाइक सही है क्या, वो नहीं पूछेगी टायर सही है क्या, वो नहीं पूछेगी ब्रेक सही है क्या, मैंने बताना है अगर कुछ गड़बड़ है, ये वारंटी सेलर लेता है। पता चला यार ब्रेक का बताया नहीं और निधि ढाप डूब डूब कहीं और पड़ी हुई दिखेगी अपने को, चलेगा? नहीं चलेगा, एग्जाम देना है भाई अपने को। देन वारंटी हैज टू फिटनेस। यस, जब भी माइक्रोवेव या अगर ऐसा कुछ खरीदा है तुमने, OTG माइक्रोवेव ओवन या वॉशिंग मशीन्स वगैरह, फूड प्रोसेसर, तुमको पता है वो कंपनियां ना ट्रायल के लिए अपना एक बंदा भेजते हैं तुम्हें बताने के लिए हाउ टू यूज इट इन अ प्रॉपर मैनर। ये वारंटी एज टू फिटनेस होता है कि गुड्स को सही तरीके से कैसे यूज करना है ताकि तुम्हारा और गुड्स का दोनों का फिटनेस बरकरार रहे, ये सेलर हमेशा प्रोवाइड करता है। जैसे माइक्रोवेव में स्टील की चीज़ें नहीं रखनी है, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं रखना है, मतलब पिघल जाता है नॉर्मल प्लास्टिक, ये सारा बताना ये सेलर की जिम्मेदारी है। ही टेक्स वारंटी दैट ही विल टेल यू व्हाट इज फिट टू यूज इन दैट पर्टिकुलर गुड्स और नॉट, विच इज नॉट फिट। ठीक है, सो इम्प्लाइड वारंटी में पहला क्वाइट पोजेशन, दूसरा फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंस, तीसरा डिस्क्लोजिंग डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स एंड चौथा वारंटी एज टू फिटनेस। यहाँ पे अपना कंडीशंस ऑन वारंटीज फीनी होता है। अब हमको बात करनी है
डिलीवरी की, वेरी इसेंशियल पार्ट। ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, ये ट्रांसफर कर रहे हो, वो ट्रांसफर कर रहे हो, सब ट्रांसफर कर रहे हो, पर पोजेशन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इधर। डिलीवरी एंड इट्स टाइप्स। चलो, फर्स्ट, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बराबर है। वॉलेंटरी ट्रांसफर मतलब खुद से, फ्री कंसेंट से सेलर बायर को क्या करता है? गुड्स का फिजिकल पोजेशन शिफ्ट करता है। फिजिकल, अगर ये मेरा मोबाइल है, मैं अगर तुम्हें बेच रही हूँ, मैं वो फिजिकली तुमको दूंगी, हाँ के ना, तो ही तो वो गुड्स है, इसके लिए तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं। जब तक ये मैं तुमको प्रॉपरली देती नहीं हूँ तब तक डिलीवरी हुई ही नहीं है ना। देन डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी इन 3 डिफरेंट वेज। पहला वे एक्चुअल। ओके, देखो तुम्हें दिख रहे हैं वो 2 लोग, चेहरे नहीं है उनके। एक रेड जो अपना डिलीवरी वाला बंदा है, वो बक्सा अपने वाइट को डिलीवर कर रहा है। एक्चुअल डिलीवरी, जहाँ पे गुड्स मेरे हाथ से दूसरे हाथ को गए हैं प्रॉपर, अब और कुछ डिलीवरी नहीं हो सकती। सेकेंड, सिंबॉलिक डिलीवरी। देखो ये 2 लोग दिख रहे हैं, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर ब्लैक। तुम्हें दिख रहा है क्या कि मिस्टर ब्लैक चाबी गाड़ी की मिस्टर ब्राउन को दे रहा है? तो टेक्निकली मिस्टर ब्राउन को गाड़ी के अंदर बिठा नहीं रहा है या गाड़ी उठा के उसके हाथ में नहीं दे रहा है, पर गाड़ी की चाबी दे रहा है, मतलब सिंबल है ना कि अब गाड़ी तेरी। सो सिंबॉलिक डिलीवरी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिलीवरी विच लेटर ऑन टर्न्स इनटू एक्चुअल। अब गाड़ी की चाबी मिल गई तो एट द एंड ऑफ द डे मिस्टर ब्राउन गाड़ी के अंदर वो चाबी लगा के गाड़ी अपनी खुद की कर लेगा। तो सिंबल है ना कि एक्चुअल डिलीवरी होने वाला है, इसके लिए यू कॉल इट सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे मान के चलो मुझे एक एसी खरीदना था और मैं वो दुकानदार के पास गई, दुकानदार ने मुझे ना गोडाउन की चाबी दे दी और बोला जाओ लेके दो, आपको जो पसंद है वो लेके आ जाओ, उसके पैसे दे दो, लेके चले जाओ। तो गोडाउन की चाबी दी इज इक्वल टू सिंबॉलिक डिलीवरी। गुड्स मेरे डिलीवर मुझको हो गए, ऐसा मान के चलेंगे। देन लास्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दिख रहा है माई न्यू कार एंड डॉक्यूमेंट्स, बंदी डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है, ये डॉक्यूमेंट दिखा रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ना बिल रिसीट बन के टाइटल शिफ्ट होता है। टाइटल की डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वो गुड्स के ऊपर का टाइटल अब तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्टिवली, फिर आगे जाके एक तो एक्चुअल डिलीवरी होगी या सिंबॉलिक। तो हमेशा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑन द पेपर, ठीक है। उसके बाद एक तो एक्चुअल डिलीवरी होती है या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, ठीक है। इतने 3 ही टाइप्स है, छोटा सा कंसेप्ट है और उसमें कुछ मगजमारी नहीं है। अच्छा, याद रखना डिलीवरी अलग होती है, डिलीवरेबल स्टेट अलग होता है। डिलीवरी मतलब ये जो अभी समझाया। डिलीवरेबल स्टेट क्या था कि गोनी निकालो, उनको अलग अलग सॉर्टिंग करो, प्राइस टैग लगाओ, या बहुत सारे कपड़े तुमने लाए हैं, आप कपड़ों को पैक करो, तुम्हारे दुकान के शेल्फ पे लगाओ, डिलीवरेबल स्टेट में रखो, वो अलग कंसेप्ट है और डिलीवरी अलग कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। Apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. Yes. देख नॉर्मली ना सेलर तब तक गुड्स को सामने वाले बायर को डिलीवर नहीं करेगा जब तक बायर मांग ना करे डिलीवरी की। जैसे ना आई गिव यू मेरा खुद का एग्जांपल। मैं इनिशियली फॉर सम इयर्स आफ्टर माय बेबी वाज बोर्न भाड़े पे रहती थी, रेंट पे। तो वहाँ पे ना कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ दीवारें थी, बिकॉज हमारा मेन घर विरार में था, सब हमारी फैमिली भी विरार में थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उर्वी, हम शिफ्ट हुए थे जोगेश्वरी। तो हम ऐसे ही एक बार घूमते घूमते उर्वी को लेके यहाँ पे गोरेगांव में ना एग्जीबिशन सेंटर है, वहाँ गए थे एग्जीबिशन देखने के लिए, फर्नीचर का एग्जीबिशन था। तो माय हस्बैंड एंड आई लव्ड वन सोफ़ा, एकदम झटपट सोफ़ा था और सस्ता था, एक 8,000 रुपीज़ और सो में। ऐसा फोल्ड करो तो सोफ़ा, अनफोल्ड करो तो बेड, ऐसा, और छोटा सा था। तो उर्वी तभी बहुत छोटी थी, तो मतलब गिरने विरने का भी टेंशन नहीं कि अगर उसको सुला दिया साइड में गिर गिर के कितना इतू सा गिरेगी, ऐसा कुछ उसे लगने का टेंशन नहीं था। तो हमें पसंद आ गया, हमने बोला यार ये खरीदते हैं यार, वैसे भी ज़मीन पे सो रहे, बेहतर है कि हम थोड़ा सोफ़ा वोफ़ा पे सो जाए। तो वो बंदे को हमने बोला कि अभी फ़िलहाल हम 1,000 रुपये दे रहे हैं, पर डिलीवरी है ना आप 1 हफ्ते के बाद करो, तब तक हम बाकी का 7,000 रुपये अरेंज करते हैं और बाद में आपको कॉल करते हैं। तो डन डील हो गया, रिसीट बन गया, सब कुछ हो गया। अब 7 दिन बाद हमारा ना कुछ 6,500 या 6,000 अरेंज हुआ था और 1,000 का काम पेंडिंग था। तो 7 दिन बाद मेरे पति ने वो बंदे को फ़ोन किया और उसको बोला मुझे और 2 दिन दे दो, 2 दिन के बाद आप डिलीवरी भेज दो, आपका बैलेंस पैसा मैं चुकता कर दूंगा तभी के तभी।
तो 2 दिन बाद सेलर ने वो गुड्स हमारे घर पे लाके दिए, फिर वो सोफा हमने वहाँ रखा और फिर हम उस पर मस्त लोळले, आम्ही सगळे जण एकत्र मस्तपैकी झोपलो बिपलो त्याच्यावर. बट माय पॉइंट इज the seller delivered it when I as the buyer asked him to, not before that. That is the meaning of this sentence. ठीक है. Then as per section 36(1), goods must be delivered at the place and time specified in the contract. Whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract. बराबर है. गुड्स कहाँ डिलीवर होने चाहिए? एट द टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ लिखा है कि गुड्स कहाँ डिलीवर होंगे वहाँ डिलीवर होंगे. जैसे हम विजय सेल्स जाते हैं, हम बोलते हैं ये हमारे घर के पते पे डिलीवर कर दो गुड्स को, वो डिलीवर करेंगे. हम बाइक लेने जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है इमीडिएट इन द शोरूम डिलीवरी. हम चाबी लेते, गाड़ी लेते, निकल लेते. जैसे जैसे सिचुएशन वैसा वैसा डिलीवरी का जगह चेंज होते जाता है. Where under the contract of sale, the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed. The seller is bound to send them within a reasonable time. If demand or tender of delivery is not at a reasonable time, the tender of delivery may be treated as ineffectual. इसका मतलब क्या मालूम है कि जब टाइम ऑफ डिलीवरी कहीं फिक्स मेंशन की नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सेलर रात को 2 बजे नॉक करके बोलेगा ये लो आपका सामान. रीजनेबल टाइम में आना जरूरी है. दैट इज बिजनेस आवर्स. यूजुअली 9 to 6, 9 to 9 में भी ज़्यादा से ज़्यादा. रात को 2 बजे, 4 बजे, 12 बजे नहीं आ सकते हो. अच्छा, और कल अगर मैंने रात को 12 बजे एसी डिलीवर करो ऐसी मांग अगर की एज अ बायर, तो वो मांग भी इनइफेक्चुअल है. मतलब उसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है. वो मांग रॉन्ग है. दैट एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड इज इनकरेक्ट. इट विल नॉट बी फुलफिल्ड. इट हैज टू बी ड्यूरिंग रीजनेबल आवर्स. Unless otherwise agreed, if expenses often incidental to putting the goods into a deliverable state are borne by the seller. इसका मतलब ये है नॉर्मली शॉप इस्टेब्लिश करने के लिए, डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स को लाने के लिए जो भी खर्चा होता है ना वो सेलर करता है. ऑफकोर्स कोनी से निकाल के दुकान पे डिस्प्ले करना या गोडाउन से ला के कपड़ों को दुकान पे अच्छे खासे सेट करना, ये सारे खर्चे सेलर करता है. ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पुटिंग गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट आर टू बी बोर्न. बोर्न मतलब टू बेयर. टू बी कौन खर्चा करेगा? सेलर खर्चा करेगा. Similarly, all expenses relating to taking possession of the goods must be borne by the buyer. मतलब दुकान तक सेलर लाएगा, दुकान से तुम्हारे घर तक अगर तुम्हें लेके जाना है वो खर्चा तुमने करना होता है. अगर कल सेलर फ्री डिलीवरी दे तो बात अलग है, पर अदरवाइज दुकान से लेके तुम्हारे घर तक वो चीज़ जब डिलीवर होती है उसका खर्चा आइडियली बायर करता है. क्यों पता है? क्योंकि दुकान पे जब चीज़ तुमने खरीद ली, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया. जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया है इसका मतलब अब तुम्हारा रिस्क है और तुम्हारा खर्चा है. पर हमारे यहाँ पे बहुत बार सेलर वो खर्चा उठाते हैं. वो सिचुएशन टू सिचुएशन है. थियोरी में क्या लिखोगे? पोजेशन का खर्चा बायर, डिलीवरेबल स्टेट में डालने का खर्चा सेलर. नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग रॉन्ग डिलीवरी. चलो देखते हैं ये क्या है. मैंने डिलीवरी की मांग की, मैंने बासमती चावल मंगाया था 5 किलो. If less than contracted quantity is supplied, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate. 5 किलो बासमती चावल मंगाया, सामने वाले बंदे ने 3 ही किलो मुझे दिया. मतलब लेस क्वांटिटी थी, रॉन्ग क्वांटिटी है पर लेस है. अब ऐसे केसेस में एक तो मैं वो लेस को पूरा भेज दूँ या 3 किलो जो दिया है वो 3 किलो ले लूँ 1-1 किलो के रेट के हिसाब से और 2 किलो वापस मंगवा लूँ. तो आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर रिजेक्ट or accept whatever is given. ठीक है. Second, if larger quantity is given, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. हाँ, अब क्या है देख, 5 किलो मंगवाया था, बंदे ने मेरे को 10 किलो भेज दिया. अब मुझे तो 5 किलो चाहिए था, तो देख क्या लिखा है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक तो मैं सिर्फ 5 किलो ले लूँ और बाकी सारा रिजेक्ट कर लूँ, या मैं पूरा रिजेक्ट करूँ. 10 किलो तो मैं लेने से रही, मुझे चाहिए ही नहीं था. सही बात है ना. तो एक तो मैं पूरा ले सकती हूँ, सॉरी, एक तो मैं 5 किलो जितना मुझे चाहिए उतना ले सकती हूँ, या मैं पूरा रिजेक्ट कर सकती हूँ. मेरा ऑप्शन. कौन हूँ मैं? बायर. लास्ट, if the goods agreed to be supplied are delivered with goods mixed with goods of a different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest, or he may reject the whole. चलो, तो मैंने बासमती चावल 10 किलो मंगाया. ठीक है, कितना? 10 किलो. अब बंदे ने क्या किया, 5 किलो बासमती चावल दिया और 5 किलो दाल भेज दी मुझे, मूंग की दाल. अब क्या करूँ इतने मूंग की दाल का?
तो मैंने क्या किया, 5 किलो जो बासमती चावल है वो मैंने ले लिया और 5 किलो जो दाल थी वो रिटर्न दे दी, या मैंने पूरा पूरा दोनों रिटर्न दिया और बोला मुझको पूरा पूरा 10 किलो बासमती चावल दे दो। समझा? सो अगर कम आता है तुम क्या कर सकते हो, मंगवाया ज़्यादा आया कम, कम है तो ले लो, नहीं तो पूरा रिजेक्ट करो। मंगवाया कम आया ज़्यादा, तो जितना मंगवाया है उतना लो या पूरा रिटर्न दे दो। जो मंगवाया है वो आया पर उसके साथ मिक्स आया, तो अगर दोनों सेपरेट आउट हो पा रहे हैं, तुम्हारा जो है वो ले लो, दूसरा रिजेक्ट करो, या फिर सेपरेट आउट नहीं हो पा रहा है तो दोनों पूरा पूरा रिजेक्ट कर लो, पीछे दे दो। क्लियर? दैट इज द सोल्यूशन फॉर द बायर। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ओके, मैंने बासमती खरीद लिया और सामने वाले बंदे को पैसा ही नहीं दिया, या बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और मैंने सामने वाले सेलर को पैसे ही नहीं दिए, तो सामने वाला कौन बन गया? अनपेड सेलर बन गया, बेचारा अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होते हैं? उसके होते हैं 2 प्रकार के अधिकार। द गुड्स, द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एंड द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट पर्सन्स। अब अगेंस्ट गुड्स का मतलब है जस्ट इन रेम, रेम का मतलब ना बच्चों गुड्स होता है, और जस्ट का मतलब होता है अधिकार, राइट ओवर गुड्स। आज एज एन अनपेड सेलर उसने मुझे बाइक बेची है, अभी तक फिजिकली बेची नहीं है, डिलीवरी नहीं हुआ है, ओनरशिप गया है, पर मैंने उसको पेमेंट ही नहीं दिया, तो मतलब वो गुड्स उसके हाथ में है, पूरे दुनिया के सामने वो गुड्स का मालिक अभी भी है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होने के बावजूद पेमेंट नहीं आया, तो पेमेंट आधा अधूरा है, वो गुड्स के ऊपर उसका अधिकार है। ठीक है, और गुड्स उसके पास है इसके लिए। पता चला उसने बाइक मुझको दे दी और फिर अगर मैं उसको पैसे नहीं दूँ तो उसके पास अब पोजेशन भी नहीं बचा, तो अब उसका अधिकार किसके खिलाफ है? पर्सन के खिलाफ है ना, मेरे। इसके लिए जस्ट इन पर्सोनम, एक अकेले बंदे के सामने वो लड़ेगा फॉर एक्वायरिंग हिज गुड्स और फॉर एक्वायरिंग हिज प्राइस। ठीक है, तो क्या अधिकार है देखते हैं अगेंस्ट गुड्स वाले। फर्स्ट, द राइट ऑफ लीन। अब ये लियन वगैरह नहीं है, इट इज लीन, द राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब एक्चुअली कैसा है मालूम है? गुड्स मैंने खरीद लिए पर उसके हाथ में, किसके? सेलर के। सेलर बोलता है पैसा दे, गुड लेके जा। जब तक तू पैसा नहीं देता गुड्स पे मैं लेटा रहूंगा, मैं तुझे गुड्स देने वाला ही नहीं हूँ, फिजिकल पोजेशन मुझे मिलेगा ही नहीं। तो अगर मैंने पैसे दिए तो बाइक से वो हटेगा और बाइक मुझे देगा, जब तक मैं पैसे नहीं देती बाइक उसकी, बाइक के ऊपर उसका क्या है? लीन है, टेका लेके बैठा है वो उस पर, लिटरली। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक बार उसने मुझको दे दी तो मैं बाइक लेके छू ना, रफा दफा हो जाऊंगी, मैं गायब। इसके लिए वो गुड्स तब तक नहीं देगा जब तक मैं पूरा प्राइस ना दे दूँ। सेकेंड, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, मान के चलो क्या किया है उसने, मैंने पैसे नहीं दिए पर उसने क्या, मैंने उसको क्या बोला, यार 2 घंटे में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो ट्रांसपोर्ट में डाल दे, बाइक मेरे तक पहुँच जाएगी 4 घंटे में। 2 घंटे हो गए, मैंने पैसे नहीं दिए। 3 घंटे हो गए, मैंने अभी भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। अनपेड सेलर कॉल घुमाएगा, वो ट्रांसपोर्टर को बोलेगा भाई यू टर्न मार और वापस गोडाउन चल। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट करते वक्त ही रुका के रिटर्न मंगवाएगा। ये रिटर्न क्यों मंगवा रहा है बच्चों? क्योंकि उसको पता चल गया है मैंने पैसे नहीं दिए और मैं पैसे देने वाली नहीं हूँ, सो ही कैन आस्क फॉर स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये और एक अधिकार है उसका। थर्ड, द राइट ऑफ रीसेल। अगर उसको कंफर्म पता चल गया कि मैं पैसे देने वाली नहीं हूँ, मैं कंगाल हो गई हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो कितने समय रुकेगा 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 रुकेगा, और एट द एंड ऑफ द डे ही विल रीसेल इट टू समबडी एल्स, क्योंकि गुड्स उसके हाथ में है लकीली इसके। ठीक है, पर अगर हम कहें कि गुड्स उसके हाथ में नहीं है तो मेरे खिलाफ वो क्या कर सकता है? मेरे खिलाफ वो कोर्ट में केस करेगा प्राइस के लिए, कीमत के लिए। मैम, माय लॉर्ड, ये मैडम मेरी बाइक लेके गई है, मुझे उसने प्रॉमिस किया था 60,000 रुपये देगी, 10,000 दे के रखा है और ऊपर का 50,000 दे ही नहीं रही है। माय लॉर्ड, मुझे 50,000 चाहिए। सू फॉर प्राइस, दैट हिज राइट इज, ही कैन एब्सोल्युटली मेक फाइल अ केस। सेकेंड, ही विल सू फॉर इंटरेस्ट। अब मुझे बात बताओ, 50,000 देने थे, 6 महीने हो गए, 6 महीने वो 50,000 अगर उसके बैंक में होते तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना बच्चों? नहीं मिल रहा है। मांगेगा कि माय लॉर्ड मुझे 50,000 तो चाहिए, प्लस मेरा जितना इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है वो भी राधिका मैम से मुझे वसूल करके चाहिए। येस, ही कैन सू फॉर इंटरेस्ट। एंड लास्ट, he can also sue for damages because I've caused him so much trouble for the court cases, for the delay and everything. He can also ask for damages to be recovered from me. Clarity? So rights of unpaid seller में 2 rights, एक गुड्स के खिलाफ, एक इंसान के खिलाफ। गुड्स के खिलाफ जस्ट इन रेम,
इंसान के खिलाफ जसिन पर्सोनैम, गुड्स के खिलाफ राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, इंसान के खिलाफ सू फॉर प्राइस, सू फॉर इंटरेस्ट, सू फॉर डैमेजेस। चलो डन। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें? बिड 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 बिड, बिडिंग हो रही है। कहाँ होती है बिडिंग? ऑक्शन सेल में होती है बिडिंग बच्चों। What is an auction sale? नीलामी. It is a model of selling property by inviting bids publicly and the property is sold to the highest bidder. जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको 1 2 3 करके वो चीज बेची जाएगी। ये बेचने वाले को ऑक्शनर कहा जाता है, जो मे और मे नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड्स। हाँ, ही इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द ओनर टू सेल द गुड्स। और गुड्स बेचने के लिए एक नॉर्मल रिजर्व प्राइस रखा जाता है, वो प्राइस के ऊपर बोली लगती है। देखते हैं एक एक करके। Where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale. Prima facie मतलब on the face of it, नज़र के सामने जब गुड्स को मान के चलो ये 4 चीज़ें एक लॉट में रखी है, ये 4 चीज़ें एक लॉट में रखी है, तो ये लॉट के लिए एक बोली लगेगी, ये लॉट के लिए अलग बोली लगेगी, ये लॉट के अंदर के एक एक चीज़ के लिए बोली नहीं लगेगी बच्चों, ठीक है। देन the sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer or in other customary manner, and until such announcement is made, any bidder may retract his bid. Retract मतलब take back, पीछे लेना। तो सेल कब कंप्लीट होता है? जब ऑक्शनर अनाउंस करता है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, डन, सोल्ड। हैमर को फॉल करके या बेल घंटी बजा के, कुछ भी, जो भी हमेशा का मैनर रहेगा ऑक्शनर का। एंड ये बेल या घंटी बजने से पहले बिडर ने जो बिड किया है वो पीछे भी ले सकता है। देन द सेल में बी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू अ रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस। बराबर है। मान के चलो अपना अरशद है ना, उसकी रॉयल एनफील्ड बेच रहा है, ठीक है। अब अगर अरशद रॉयल एनफील्ड बेच रहा है, मैं बोली लगाती हूँ 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। अरे ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोली लगाएगा ना, 5 रुपये की बोली होती है क्या? तो रॉयल एनफील्ड पे एक बेस प्राइस की बोली लगेगी, वो क्या रहेगी? 50,000 में भी। तो अब जो भी बिडिंग करेंगे वो 50 के ऊपर करेंगे। मैं भी करूँगी तो मैं भी 50,000 एंड 100 या 51,000 या 52,000 ऐसी बोली लगाऊंगी। अब 5 रुपये 10 रुपये ये बकवास बोली नहीं लगेगी ना, इसको अपसेट प्राइस या रिजर्व्ड प्राइस कहते हैं। एंड लास्ट, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. चलो, तो अरशद की बाइक बेची जा रही है, ठीक है, पर वो जब बाइक बेची जा रही है उसने क्या किया है? उसने बोला मैम आप जाओ और ज़रा प्राइस बढ़ा के दो ना यार। तो मैं भी ना एज अ बिडर नाटक के तौर पे जाके बैठ जाती हूँ और 55,000 की पहली बोली लगा देती हूँ। फिर मेरे बाद एक बंदा आता है, वो 56,000 की बोली लगाता है, मैं डायरेक्ट 60 की बोली लगाती हूँ। फिर वो आता है 62 की बोली लगाता है, मैं डायरेक्ट 65 की बोली लगाती हूँ। फिर वो फाइनल बोली लगाता है 67, डन एंड डस्टेड। फिर मैं बोली नहीं लगाती। अरशद की बाइक टेक्निकली 57 58 ज़्यादा 60 में बेची जाती, पर मेरे ज़्यादा बोली लगाने की वजह से 67 में बेची गई। ये मेरा कोई इरादा था क्या खरीदने का? मैं तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, मदद कर रही थी उसकी बोली को बढ़ाने के लिए। तो जब वो बंदा 67,000 में वो खरीदेगा ना गाड़ी, अगर उसको शक हुआ ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना के वॉइड बना देगा। पर अगर उसको शक नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इसको प्रिटेंडेड बिडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिटेंडेड बिडिंग। यू प्रिटेंड टू बी बिडिंग बट एक्चुअली यू आर जस्ट रेजिंग द प्राइस फॉर द सेलर। चलो, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑक्शन। नॉकआउट अग्रीमेंट. It is a sort of a tacit understanding or agreement among the intending bidders to stifle competition by not bidding against each other in an auction sale. Such agreements are illegal. बराबर है। नॉकआउट अग्रीमेंट क्या होता है? तू भी बोली मत लगा, तेरे खिलाफ मैं भी बोली नहीं लगाऊंगा, हो गया, सेलर के तो वन दे। तो ऐसा नॉकआउट अग्रीमेंट अलाउड नहीं है। सेलर जब सेल कर रहा है, तुमने प्रॉपर फेयर बिडिंग करना जरूरी है। देन पफर. Puffer is a person who is employed by the seller to raise the price by fictitious bidding. Fictitious मतलब झूठ मूठ का। मैं अभी क्या कर रही थी? मैं अरशद के लिए झूठ मूठ का बिडिंग कर रही थी ना, तो मैं पफर बन रही थी। लास्ट, pretended bidding. A bid once made can be withdrawn before the fall of hammer even if expressly prohibited. If the seller makes use of the pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. बराबर है। जिसने 67,000 में वो बाइक खरीदी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। The bid is said to be pretended when it is made by the seller or someone on his behalf. बराबर है। उनको खरीदने का इरादा नहीं है, पर वो खरीदने के लिए बिड कर रहे, तो अलाउड ही नहीं। अलाउड है इन द सेंस पकड़े नहीं जाते हो तब तक अलाउड है, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ आवर सिलेबस किड्स। दिस इज सोगा।
इसमें और कुछ नहीं है। और कुछ अगर मॉड्यूल रेफर करने के बावजूद दिखता है तो प्लीज इग्नोर करो। दिस इज समथिंग दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गो एंड अटेम्प्ट योर एग्जाम। फिर तुम फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे रहने दो या तुम इंटर का एग्जाम दे रहे रहने दो। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, ज्यादा डिटेल्ड मत पढ़ो, जितना बोला गया उतना पढ़ो और नोट्स को रेफर करके पढ़ो। एक्स्ट्रा कोचिंग तुम्हें भारी जाएगा, बाद में बहुत सफर करोगे। सो मैं बोल रही हूँ उस पर विश्वास रख के लिमिटेड पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो। बहुत पढ़ने जाओगे समुंदर में डूब जाओगे। जैसे उस दिन मैं एक स्टूडेंट को बोल रही थी कि देखो हम तुम्हें यहाँ पे वीडियोस बना के स्विमिंग पूल में स्विम करना सिखाते हैं क्योंकि दैट इज राइट नाउ योर कैपेबिलिटी। अगर डायरेक्टली मॉड्यूल खोलोगे तो ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि मॉड्यूल क्या है, पूरा बड़ा समुंदर है। So you don't need to go into that sea for law. That is not your core subject. You have to go from swimming pool to the pond. Pond क्या है, लेक क्या है, नोट्स। तो स्विमिंग पूल टू लेक, एक बंदा जो स्विमिंग पूल में स्विम करता है वो लेक में भी स्विम कर पाएगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा पर कर पाएगा। इसके लिए मैंने तुमको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, उसको देखते रहो और फ्लो चार्ट्स को पकड़े रखो, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आंसर्स यू हैव टू नो, ठीक है। देखते आता है क्या, देखते हैं अपने को। डिफाइन व्हाट इज सेल, एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यस, दोनों मेरे स्लाइड्स में इंक्लूडेड है, तुम्हारे साथ फ्लो चार्ट रहेगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, मैंने बोला है वो और तुम्हारे नोट्स में भी इंक्लूड करके दिया है। सो यू हैव द आंसर फॉर दिस ऑल्सो। डिफाइन गुड्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर सोगा। यस, डिफाइन गुड्स का फर्स्ट फ्लो चार्ट है और एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन में सारे टाइप्स ऑफ गुड्स इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। फिर डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज अंडर सोगा। डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी में कंडीशन और वारंटी दो अलग अलग डेफिनेशन लिख के दिया। डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन है, पॉइंटर्स। एंड इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज के भी नाम मैंने दिए हैं। अंदर एक एक या दो दो सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन लिखोगे, बहुत हो गया, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस एक्सप्लेन नहीं करना है। नेमो दैट कोई हबीब, स्टेट द एक्सेप्शंस टू इट, कड़क आंसर फ्लो चार्ट में है, अलग से कुछ लिखना भी नहीं है तुम्हें। क्या दिया है मैंने, नेमो दैट कोई हबीब, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, याद है। और उसका एक्सेप्शन क्या है, ब्रोकर। हु इज एन अनपेड सेलर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, अब भी किया हमने। Who is an unpaid seller? The one who is not being paid by the buyer. Am I correct? What are his rights? 2 rights है उसके. Against goods, against persons. Against goods 3, against persons 3. What is meant by delivery of goods? Explain the rules relating to delivery of goods under the Sale of Goods Act. Answer है बच्चों, seriously है. What are the legal rules relating to auction sales? एक फ्लो चार्ट छोड़ के देखो, लीगल रूल्स दिए हैं मैंने सारे के सारे. Then what is meant by doctrine of what is meant by doctrine of caveat emptor? State the exceptions to it. Yes, what is meant by doctrine of caveat emptor हमने डिस्कस किया था, let the buyer be aware, और उसके exceptions भी मैंने उसके लास्ट पॉइंट में तुमको चॉक डाउन करके दिए हैं. So guys, all these questions are the questions which were asked previously in your exams. ये फाउंडेशन में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटर में इन्हीं क्वेश्चंस को केस बना के पूछा जाता है. सो बेसिकली अगर तुम्हें ये क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आते हैं, तुम्हें सोगा आता है, ऐसे हम मान के चल सकते हैं. Focus on Sale of Goods Act along with your Contract Act because it is going to help you score in your exam people. जितना कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है उसी के नीचे सेकेंडली सेल ऑफ गुड्स एक्ट ज़रूरी है. मैं ये सारी चीज़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं बोलूँगी बिकॉज आई नो इट्स अ स्मॉल एंड प्रिसाइज एक्ट, बस ख़त्म कर देना है. पर ये एक्ट का तुम अगर वीडियो भी ऑब्जर्व करोगे, बड़ा है पर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोगा में मैंने कोई भी चीज़ मिस आउट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा है, मैंने सब इंक्लूड करके दिया है. तो प्लीज़ मेहनत से, बिकॉज मैंने मेहनत की है, तुम भी मेहनत करो और इस चीज़ को ग्रास्प करो. कोई भी डाउट है एज यूजुअल मैसेज मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल. चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द लेक्चर दैट आई हैव टेकन. टेक केयर, बाय बाय.